नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, मैं संतोष सागर फिल्मी चाय में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। हम गलती कहाँ करते हैं कि हो सकता है कि मैं एक प्रोडक्शन का बहुत अच्छा आदमी हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग में संघर्ष करता रहता। पेरेंट्स को कभी समझ में भी आता है, बट उनको लगता है कि शायद ये रास्ता सही नहीं है। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम। नहीं आना चाहिए था, मैं क्यों एक्टिंग पे ज्वाइन कर लिया, या मतलब क्यों करने लगा एक्टिंग। बिजनेस ठीक था मैंने। पहले तो वो अंदर घुसे तो बड़ा नाक मुंह सिकोड़ करके अंदर घुसे कि यार ये कोई वॉशरूम है, और फिर वो इंडियन था। बाहर आए तो बोले वो इतना ही कह रहा है। मैं यहाँ वो आदित्य उत्पल नहीं हूँ जो वहाँ था। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आपकी दुआएं हैं जी, और जी। ईश्वर का आशीर्वाद। सब ऊपर वाला ही है। देखिए, देखना और करना सब उनका काम है। हमारा और आपका तो सिर्फ चलना है। हम चलते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। बस माध्यम हमने चुना है फिल्मी चाय का कि आपके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे और कैसे आपने यहाँ तक की जर्नी पूरी की है फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता, वो मुझे बताएंगे। और कहाँ से मतलब आपके अंदर एक्टिंग का जो बीज आपने कब बोया था, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ी सी इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। उससे पहले ये फिल्मी चाय है तो हम चाहेंगे कि चाय की चुस्की लेते हुए करें सर, तो प्लीज़। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच मुझे इस फिल्मी चाय पर बुलाने के लिए। और जो आपने सवाल पूछा बहुत कठिन सा सवाल है, क्योंकि ये जो जर्नी थी ये एक दिन में कभी शुरू नहीं होती है। जी जी। ये शुरू तो हुई थी कॉलेज के टाइम पे, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो स्कूल जाया करता था। तब हम स्कूल की डिबेट में भाग लिया करते थे। जी जी। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मेरे फादर ने मुझे कहा, मैं एक बार डिबेट के लिए मुझे जाना था, तो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत टीच किया करते थे, पढ़ाते थे मुझे। उस समय वो ट्यूशन व्यूशन का कोई सिस्टम नहीं था, फादर ही मुझे पढ़ाया करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि पापा जी वो कल एक डिबेट है, तो उसमें मुझे एक ये सब्जेक्ट मिला, इस पर मुझे बोलना है। तो बोले बहुत अच्छी बात है, बोलो। बोले में क्या समस्या है? बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, बोलो तो सही, बट इतने लोगों के सामने बोलने में हेजिटेशन है। राइट राइट। और सब्जेक्ट भी तैयार नहीं है अभी, तो बोलूँगा क्या? तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट टीच किया कि भाई तुम ये बातें इस सब्जेक्ट पर बोल सकते हो। हाँ, ठीक है। तो बोले अब ऐसा करो कि तुम खड़े हो जाओ और बोलना शुरू करो। ओके। अब पिता के सामने भाषण देना मतलब आबेल मुझे मार पता की गालियाँ पढ़नी एकदम सही बात बताया आपने। तो मैंने बोलना शुरू किया। तो बट आई फील वेरी मच प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे उस पूरे भाषण में मेरी एक भी गलती नहीं निकाली। क्या बात है। और वो शायद मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन आपको तो बहुत मज़ा आया होगा तभी। कोई हाँ, कि आपकी कोई गलती नहीं निकालना। तो नेचुरली मैंने गलतियां तो बहुत सारी करी होंगी। जी जी जी। हाँ। तो लेकिन उन्होंने मेरी एक भी गलती नहीं निकाली। और जब मैंने पूरा भाषण ख़त्म कर लिया तो मैंने कहा, पापा जी कैसे बोला? बोले बहुत अच्छा बोला तुमने। अभी लेकिन ये और भी अच्छा हो सकता है, जैसे आप लोग करते हो ना। मैंने देखा डायरेक्टर्स इतने प्यार से एक्टर से काम कराते हैं कि वो एक्टर ने चाहे कितना भी खराब किया हो। मैंने कई बार महसूस किया कि हमने बहुत भी खराब भी किया होता है ना, तो लेकिन आप जब सेट पर होते हो तो आप कहते हो, सर आपने किया तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक इससे थोड़ा एक सेफ साइड और कर लें क्या? काम निकालने का तरीका। तो वो मैंने उस दिन फादर को देखा, उन्होंने कहा कि लेकिन तुम अभी इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो मैंने कहा जी अच्छा, इसमें क्या और अच्छा हो सकता है? तो उन्होंने मुझे एक दो हिंट्स दिए। बोले अब ऐसा करना तुम, कि हमारे यहाँ ना वो पुरानी अलमारी हुआ करती थी। उस समय अलमारियों में वो लंबे शीशे होते थे, जी जी जी। है ना। अब तो वो खत्म ही हो गया, फैशन ही खत्म हो गया, ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं। तो उस समय अलमारी में शीशे लगे होते थे। तो बोले कि तुम ना अपनी यूनिफॉर्म पहनो, जो स्कूल की ड्रेस है वो पहनो, और उस शीशे के आगे जाके खड़े हो जाओ, और वहां पे जाकर के तुमने ये जो तैयार किया है इसको बोलो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी देर जब तक तुम्हें लगे कि तुम बोल सकते हो। जी। मुझे अंदर से तो लगा यार क्या पापा जी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? बट अब वो उनका आदेश माने अध्यादेश, उसके आगे उस समय सवाल तो होते ही नहीं थे। अब तो बच्चे बहुत सवाल करते हैं, उस समय सवाल करने का सिस्टम नहीं होता था। तो जो उन्होंने कह दिया वो करना ही है। करेक्ट। तो आई वेंट देयर, मैंने अपने कपड़े चेंज किए, ड्रेस पहनी। माताजी हमारी कह रही कि ये क्या पागल हो गया, क्या कर रहा है? पिताजी ने कहा चुपचाप बैठी रहो। वो बैठ गई बेचारी।
तो हम जा करके अलमारी के सामने खड़े हो गए और वो मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए शुरू हो गए। और माता जी पीछे बैठी और उनको गुस्सा आ रहा है और पिताजी उनके गुस्से को देख करके हंस रहे हैं कि ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं। खैर वो मैंने 3-4 बार उसको रिहर्स करा, बोले ठीक बहुत बढ़िया, बस अब और करने की ज़रूरत नहीं, जाओ जा करके सो जाओ। ओके। और अगले दिन क्लास में गए और वहाँ पे जाके वो जो असेंबली के बाद में डिबेट की और बहुत टीचर से वाहवाही मिली, तो एक एनकरेजमेंट मिला कि आई कैन डू इट। राइट, यानी कि पहला जो स्टेप था वो सीढ़ी वो मेरी चढ़ गई। जी जी जी। तो मुझे लगा कि आई कैन डू इट। राइट। और फिर उसके बाद में वो स्कूल के ड्रामा कंपटीशन, ड्रामा ये वो रिहर्सल्स, तो मतलब जब क्लास के बाद मौका मिले तो आधे तुप्पल भले घर 2 घंटे लेट आएंगे तो घर वालों को भी पता है कि कोई ना कोई ड्रामे की रिहर्सल चल रही होगी, वहाँ गए होंगे। राइट राइट। उस समय कोई फ़ोन वोन तो होते नहीं थे। हाँ भाई कहाँ हो, यहाँ तो आजकल तो 10 मिनट में घर से फ़ोन आता है। तब माँ कर मतलब आजकल माएँ करती हैं या जो शादीशुदा लोग हैं उनकी पत्नियाँ करती हैं कि भाई कहाँ हो, करेक्ट। तो तब ये सिस्टम तो कुछ होता नहीं था। तो खैर वो चलता रहा, बड़े हो गए, फिर इंजीनियरिंग कर ली, पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी करके जॉब में चले गए, ये सब चीज़ें ब्रेक हो गई। यानी कि मतलब एक्टिंग का जो एक अपने सीट बोया था वो वहाँ दब गया। दफन तो नहीं हुआ, दफन हुआ लेकिन मरा नहीं। वो बीज तो मरता नहीं है ना, बीज तो अंदर पड़ा रहता है। बिल्कुल। तो वो कीड़ा जो था वो मर गया, मरा नहीं मतलब, लेकिन अंदर दफन हुआ। राइट। और मैं जॉब में चला गया, जॉब किया थोड़े दिन, और उसके बाद वो चूंकि एक अंदर से वो था ना कि नहीं, स्पार्क था कि हम बोले और लोग हमको सुने। लेकिन जॉब में तो ऐसा होता नहीं, जॉब में तो कोई बोलेगा आपको सुनना पड़ेगा। वहाँ आपके पास ये लिबर्टी नहीं होती कि आप बोलो और लोग सुने। जी बिल्कुल। तो वो एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। 2 ही साल की नौकरी थी और वो छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में आ गया। तो मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। हम एक बहुत छोटा सा परिवार था हमारा, एक बहन है, पिताजी माताजी, और पिताजी भी बहुत एक छोटी सी रेलवे की नौकरी करते थे। बहुत घर में उसके लिए संघर्ष हुआ कि भाई व्यापार कैसे करोगे, हमारे यहाँ तो नौकरी वाला परिवार है, नौकरी की जाती है, बिजनेस का कोई सिस्टम नहीं है। और वो एग्ज़ाम भी दिए, रेलवे का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, बट मैं गया नहीं। बहुत उसके लिए भी प्रेशर हुआ कि नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। बट वो दिल में कहीं एक खनक थी कि नहीं, मुझे अगर मैं एक बार सरकारी नौकरी में चला गया तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, फिर मुझे यही करना पड़ेगा। यस। तो मतलब आप सोचिए उस ज़माने में, ये कब की बात है? ये बात है 90s की, मतलब 86 और 90 के बीच की। ओके। तो उस समय पर सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती थी, वो आज भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो बट उस समय तो बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे टाइम पर आपको नौकरी मिल जाए, और उस परिवार के लड़के को जहाँ पर कि पूरा का पूरा परिवार, पूरा खानदान नौकरी ही करता था, और वो भी सरकारी नौकरियों में था। वहाँ पर एक लड़का इस बात के लिए जिद कर रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है, तो समझिए कि कितना बड़ा संघर्ष झेला हो। हाँ, आबेल मुझे मार, सही बात, बिल्कुल सत्यता यही थी। तो मतलब मेरे ताऊजी भी थे, वो भी रेलवेज में ही नौकरी करते थे, मेरे फादर भी रेलवेज में जॉब करते थे। उन्होंने दोनों ने मुझे बिठाया, जैसे आज आप बैठे हो ना, तो मुझे आज उन्हीं की याद आ रही है। ऐसे ही वो बैठे थे, एक कुर्सी पर मेरे ताऊजी बैठे थे और मैं एक स्टूल के ऊपर में मैं यूं सिर लटका करके बैठा हुआ था। तो मुझे 5 मिनट तक भाषण देते थे, मतलब भाषण नहीं, सॉरी गलत शब्द इस्तेमाल किया, मुझे समझाते थे। उस समय यही लग रहा था कि वो भाषण दे रहे हैं, है ना। वो मुझे 5 मिनट तक समझाते थे कि देखो नौकरी में ये फ़ायदा है, रेलवे में नौकरी करोगे ऐसा हो जाएगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, बहुत छुट्टियाँ मिलती हैं, तनख्वाह फिक्स होती है। मैं उनकी बात यूँ सुनता रहता था और जी हाँ जी। फिर वो उधर से एक सवाल आता था, फिर क्या तय किया तुमने, करना है ज्वाइन? तो मेरा बस यूँ मुंडी उलती थी। अंदर जो स्पार्क था। फिर वो उधर से ताऊजी की बात शुरू होती थी, वो समझाते थे 5 मिनट तक। फिर वो 5 मिनट बाद उनका सवाल दखता था, भाई तुमने क्या तय किया, फिर ज्वाइन करने जा रहे हो? फिर मेरी मुंडी हिलती थी नहीं। मतलब उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कर लिया, लिटरली। बस मुझे शायद मारा पीटा नहीं, बाकी उन्होंने जो कुछ वो कर सकते थे सब कर लिया कि ये किसी तरह से लड़का रेलवे की नौकरी को ज्वाइन कर ले। बट मैंने निर्णय कर लिया था कि मैंने नहीं करनी तो नहीं करनी, और मैंने फाइनली नहीं की। और मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, बहुत छोटे से लेवल से बिज़नेस शुरू किया। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, और आप सबकी दुआओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से कानपुर शहर की
वो एक बहुत छोटी सी दुकान थी, मतलब मैं उसको आज शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो दुकान थी, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस का नाम आते ही लगता है कि भाई 25-50 लाख रुपए का तो कम से कम इन्वेंट्री होगी। मेरी उस पूरी दुकान के अंदर में मुझे आज इस बात को कहते हुए फ़ख्र होता है, उस समय बड़ा अजीब सा लगता था ये बात किसी को बताने में, कि शायद मेरे पास 25,000 रुपये की टोटल इन्वेंट्री थी। क्या बात, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे ही नहीं थे। जी जी जी। फिर धीरे धीरे लोगों का सहयोग लिया, बैंक्स का सहयोग लिया, कुछ इष्ट मित्रों का वो मिला, धीरे धीरे मैंने उस बिज़नेस को बढ़ाया। उसके बाद मैं 2004 से लेकर के 2010 तक कानपुर शहर का डिस्ट्रीब्यूटर बना। क्या बात। डिस्ट्रीब्यूटर रहा, और वो भी किसी छोटी मोटी कंपनी से नहीं, एलजी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर मैं था। एलजी वाज अ बिग ब्रांड, आज भी वो बहुत बड़ा ब्रांड है ना, आज भी बहुत बड़ा ब्रांड है। उसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। एक कंपनी थी ईगो इलेक्ट्रॉनिक्स की, ओनिडा की एक सब्सिडरी थी, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। अकाई का डिस्ट्रीब्यूटर था। एक टाइम पर मेरे पास 4 डिस्ट्रीब्यूशन थे। एयरटेल जो आप फ़ोन यूज़ करते हो, इसके प्रीपेड का डिस्ट्रीब्यूटर था। मतलब 4 डिस्ट्रीब्यूशन में एट ए टाइम चला रहा था। क्या बात, आपने 25,000 से अपने बिजनेस को शुरू किया, और फिर अब 4 कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूटर मैं बना, है ना। बस केवल पिताजी ने, जब मैंने जिद ठान ली कि मैंने व्यापार ही करना है, तो उन्होंने कहा बेटा देखो ठीक है, तुमने व्यापार करना है, पैसे तो हमारे पास है नहीं, बस एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखना कि नीयत में खोट मत लाना कभी भी। जी जी। अगर किसी से पैसे लिए हैं तो उसको, अगर तुमने 1 महीने का टाइम दिया है तो 29वें दिन उसको जा कर के पैसे दे करके आना, उससे पैसे उसको तुम्हारे पास मांगने ना आने पड़े। तो वो मैंने कोशिश की अपनी ज़िंदगी में उसको उतारने की, और ईश्वर की ऐसी दया रही कि ईश्वर ने मुझे उस काम में सफल किया। क्या बात है। कभी मेरे पास कोई तकादे के लिए इसलिए नहीं आया कि तुम्हारा पैसा ओवरड्यू हो गया है, पैसे दो। मैंने लोगों को दिया, और फिर लोगों का बहुत मुझे सपोर्ट मिला। कानपुर शहर के बड़े बड़े लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, और मैंने अच्छा काम किया। और उसके बाद जब मेरा बिज़नेस एक बार इस्टेब्लिश हो गया, मैं वापस फिर से एक्टिंग के क्षेत्र में अपने आप को रिवाइव किया। ओके। तो हम लोग वहाँ थिएटर किया करते थे कानपुर में। कानपुर में जी। वहाँ कोई फिल्मों की तो वो पोजीशन ही नहीं थी। फिल्म का मतलब मुंबई। जी 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 जी। अब तो बहुत फिल्में मुंबई से बाहर जाती हैं, यूपी में जाती हैं। बहुत बड़ा हब है आपका। हब बन गया अब तो, है ना। उस समय तक फिल्म्स जैसी वहाँ कोई चीज़ नहीं होती थी। राइट। और बिजनेस ईश्वर की दया से इस लेवल पर था कि वो मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं बिजनेस को छोड़ के यहाँ पे आकर के स्ट्रगल करूँ। शुरुआत ये मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये पोजीशन ही नहीं थी। जी जी जी। घर की भी लायबिलिटीज थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, बहुत है ना। चीज़ें हैं। और बिजनेस भी इतना फैल चुका था कि मतलब वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। छोड़ के नहीं आ सकते। राइट। तो वो मन का जो कीड़ा था वो तो मरना नहीं था। तो उसके लिए, उसको बुझाने के लिए हम थिएटर करते थे, नाटक किया करते थे, और नाटकों में एक अच्छे शोज़, एक स्टैंडर्ड के शोज़ करते थे। लोगों का प्यार मिलने लगा, ऑडियंस का बहुत प्यार मिलने लगा, और धीरे धीरे चीज़ें बनती रहीं। थैंक्स टू अखिलेश यादव, जो बीच में एक सरकार थी सपा की, इस सरकार से पहले, जी जी, उन्होंने यूपी में एक पॉलिसी शुरू करी सब्सिडी की। ये उनके टाइम पर शुरू हुई। अच्छा, ये उनके टाइम पे शुरू हुई। उनके टाइम पर शुरू हुई कि भाई जो मुंबई से फिल्में यूपी में शूट होने को आएंगी, उसमें हम उनको सब्सिडी देंगे, आप यूपी में आके शूट करिए। और यहाँ से कुछ फिल्म्स जाने लगी शूट होने के लिए। बिल्कुल। तो अब यहाँ से आप लोग क्या करते थे, आप लोग भी बड़े स्मार्ट थे। आप लोग क्या करते थे, अपने मेन टीम तो यहाँ से लेकर के जाते थे, जी, है ना। पंकज त्रिपाठी साहब को ले जाना है, यहाँ से ले जाना है, मनोज वाजपेयी जी को यहाँ से ले जाना है, संजय मिश्रा जी को यहाँ से ले जाना है। जो मेन कैरेक्टर थे वो तो सारे यहाँ से जाते थे। जी। बाकी जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वाले काम होते थे, अब यहाँ से किसी एक्टर को लेके जाएंगे, उसका आने जाने का खर्चा करेंगे, उसको रहने की व्यवस्था करेंगे, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को बुला लो और उनको जो है कम पैसे दे करके उनसे काम करा लो।
तो वो बट हमारे लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। बहुत बड़ी बात हुई कि हमारे लिए भाई हम 2 दिन का ही हमें काम मिल गया या 3 दिन का काम मिल गया, हम स्क्रीन पर तो दिखेंगे ना। राइट राइट राइट। तो मतलब तब तो मन में ये था कि अगर सागर सर अगर कानपुर आए हैं फिल्म करने के लिए तो सागर सर मुझसे कुछ पैसे ले लें, लेकिन मुझे फिल्म में ले लें कि मैं कम से कम स्क्रीन पे तो दिख जाऊंगा। अरे पैसे की तो कोई टेंशन ही नहीं है, पैसे तो भगवान की दया से कमा ही रहे हैं। पैसे तो कमा ही रहे हैं, पैसे तो कमा ही रहे हैं, हम स्क्रीन पे तो दिखेंगे। तो तब तो वो स्थिति थी। तो वो उसमें हम लोगों हमारे जैसे एक्टर्स को काम मिलने लगा तो फिर वो ऑडियंस का प्यार मिलने लगा, अप्रिसिएशन मिलने लगा कि ये ठीक है यार, अच्छा काम करता है। और आप जैसे जो प्रेमी डायरेक्टर्स थे उनका आशीर्वाद मिलने लगा कि नहीं यार ये बंदा जेन्युइन है, समय पर आता है, समय पर अपना काम करता है, किसी से फालतू की झकझक नहीं करता है और काम करके जाता है। तो फिर वो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम कानपुर में क्यों पढ़े हो, मुंबई आओ, मुंबई में तुम्हें बहुत काम मिलेगा। तो अब वो जिज्ञासा अंदर और भड़कने लगी। ये जो अग्नि है ना, ये सिल्वर स्क्रीन की अग्नि बड़ी खराब है। कि जैसे एक बात आपने कही कि डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स बड़े स्मार्ट होते हैं कि मेन जो कास्ट होते हैं फिल्म कैरेक्टर के हिसाब से वो तो ले लेते हैं बॉलीवुड से। हाँ। और जब जहाँ शूट करना है, अगर यूपी करना है, झारखंड करना हो या जहाँ भी करना हो, तो वहाँ लोकल आर्टिस्ट को ले लेते हैं जो 1 डे 2 डेज के काम करते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा। बड़ी अच्छी बात आपने बताई है और ये जानना भी चाहिए, लोगों को भी जानना चाहिए इस बारे में कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर का स्मार्ट होने के पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से। ये एक प्लस पॉइंट हो गया। और दूसरा चीज़ जो होता है वो होता है कि बिजनेस आपको करनी है, तो बिजनेस करने के लिए आपको वो पिलर आपके पास होना चाहिए जिससे आपको लोग जाने कि ये फिल्म आपने बनाई और ये आर्टिस्ट इसके अंदर है जो कोई देखना चाहेगा। एग्रीड। लेकिन तीसरा एक इसमें इंपॉर्टेंस पार्ट आता है, वो आता है आपकी सरकार, आपके स्टेट के सरकार का, जिन्होंने ये मौका इसलिए ऐसा दिया है कि वहाँ के 1 डे 2 डेज भी अगर वो इन्वॉल्व होते हैं इस फिल्म, हाँ, तो उनके पास एक जो स्पार्क होता है ना, वो आगे बढ़ने का ना ये चांस मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मुझे फिल्म में काम करना है और उसकी ही जगह पर अगर शूट हो रही है फिल्म, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अगर 1-2 दिन भी काम करता है तो अगर वो उसके अंदर पोटेंशियल है तो आगे बढ़ जाएगा वो। बिल्कुल, और बिल्कुल। नहीं होगा तो 1-2 दिन करके भी अपने जो एक मन में संतुष्टि जो लानी है ना फिल्म करके, वो ले आएगा, सपने पूरे हो जाएंगे। सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने बताई है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। नहीं, और उसमें ना मतलब मुझे लगता है कि एक प्रोड्यूसर के पॉइंट से एक मतलब सारे प्रोड्यूसर से क्षमा चाहता हूँ जो भी इस डायरेक्टर को देख रहे होंगे जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, लेकिन उससे एक उनको एक जो हिडन एडवांटेज है वो भी बहुत मिलता है। जी जी जी। कि जैसे मैंने आपकी किसी फिल्म में एज ए लोकल आर्टिस्ट काम किया, तो जिस समय फिल्म रिलीज होगी, हो सकता है मनोज वाजपेयी साहब या पंकज त्रिपाठी साहब या कोई भी बड़े एक्टर जो बॉलीवुड के रेनाउंड नेम्स हैं, वो हो सकता है अपने सोशल मीडिया पर उसको उतना ज्यादा ना डालें, बिकॉज उनके लिए वो रोज की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि मैं इस फिल्म में हूं। तो हम उसको 10 दिन से अपने सोशल मीडिया में डाल रहे होते हैं, अरे साहब मैंने उस फिल्म में काम किया, उस फिल्म में काम किया, वो फिल्म आ रही है, फलाने दिन रिलीज हो रही है, फलाने दिन रिलीज। तो मेरी जो लोकल जो ऑडियंस है, जो मुझे जानती थी वहां पर उस शहर में, मेरा जो अपना सर्किल है, वो सारा उससे जुड़ जाता है और वो कहीं ना कहीं उस फिल्म को प्रमोट कर रहा होता है ना। तो वो भी एक एडवांटेज है, ये जो पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा उन एक्टर्स के लिए भी, मैंने चूंकि उसमें बहुत काम किया और मैं आज जहाँ भी बैठा हूँ शायद मैं उसी की वजह से बैठा हूँ। 100% हो सकता है। अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मुझे आप यहाँ पहचानते भी नहीं। बिल्कुल एकदम सही कहा। मैंने वो चाहे 1 लाइन का काम किया, 1 दिन का काम किया, तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे लोगों ने पहचाना, हाँ यार मैंने तुम्हें उस फिल्म में देखा। राइट। तो मैं तो उन एक्टर्स को कहूँगा कि वो 1 दिन का काम मिले या 2 दिन का काम मिले, उन्हें वो ज़रूर करना चाहिए। जी। पैसे कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस दे शुड डू इट। यस। क्योंकि उससे आप कम से कम दिखने तो लगते हो। हाँ। और जो दिखता है वो बिकता है, और एक रास्ता तो मिलता है। सबसे बड़ा एक रास्ता मिलता है आपको। मैं आपके ऑफिस तक पहुंचूंगा कैसे मुझे आप पहचानोगे तब तो। अगर आप कभी फिल्म यूपी में करके आए और मैंने आपके साथ काम किया, फिर मैं आप करके एक दिन आपको मुंबई में मिला कि सर एक दिन आपसे टाइम चाहिए, आपकी मैंने फला फिल्म में काम किया था, तो आप कहोगे अच्छा यार आ जा। लेकिन अगर मैं आपको जानता ही नहीं तो आप मेरा फ़ोन सुन के कहोगे कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, अच्छा मैं बताऊँगा आपको।
और आप फ़ोन रख दोगे। तो ये कभी वाक़यात आपके साथ ऐसे हुए हैं, जैसे अभी आपने फ़ोन की बात की है? नहीं सर, मुझे इसका वाकई में एडवांटेज मिला, मतलब आई एम प्राउड ऑफ दिस कि मैं जब यहाँ आया तो मैंने जिन लोगों के साथ काम किया था, मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ और तो कुछ पता नहीं था। बिल्कुल। मैं जब मुंबई आया तो मैंने सबसे पहले उन्हीं लोगों को टच करना शुरू किया, एंड उन्होंने मुझे बहुत हाथों हाथ लिया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। भले मैंने उनके साथ अभी कुछ लोगों के साथ काम किया, कुछ के साथ काम नहीं किया, किसी के प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुए, किसी के स्टार्ट होने को हैं, वो एक अलग का विषय है। बट कम से कम मुझे ये तो अवसर मिला कि मैं उनके साथ जाके चाय पी कर के आया, उन्होंने मुझे बिठाया अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट कि मुझे वो मौका मिला, और उसका एडवांटेज सबको मिलेगा, जो भी इस काम को करेगा उसको मिलेगा। बट आपके हिसाब से उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता। जो अपने मन में एक सपना बना के रखा उन्होंने कि हमें इंडस्ट्री में काम करना है, एक्टर करना है, या जो भी पार्ट उनको इंडस्ट्री में कैसे भी जुड़ना चाहिए, तो एक रास्ता उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा रास्ता है। और मतलब आज तो अब योगी साहब की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और अब तो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट बहुत सारी स्टेट, उत्तराखंड भी कर रही है, एमपी कर रही है, ऑलमोस्ट सारी स्टेट ही अपने उसको प्रमोट कर रही है इस इंडस्ट्री को। तो हर स्टेट के जो लोकल एक्टर्स हैं उन सबको मौका मिल रहा है जी, एंड इट इज़ क्वाइट गुड फॉर देम ऑल्सो। और यहाँ के लोगों को उसका भले फाइनेंशियल बेनिफिट है, लेकिन वो कम से कम उनको मौका भी तो दे रहे हैं। ये भी तो एक बात है भाई। अगर मुझे आज पैसे लगाने हो फिल्म में, तो मुझे भी लगता है यार कि मुझे फिल्म कल को बेचनी है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मेरी फिल्म बिक जाए, तो कोई नॉन फेस उसमें रहे। तो मैं अगर किसी आदमी को भी उसमें लेता हूं तो मुझे 100 बार सोचता हूं यार इसको लूं कि नहीं लूं। तो ऐसे हर एक प्रोड्यूसर के लिए है, हर एक डायरेक्टर के लिए है। उस डायरेक्टर को भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, उस प्रोड्यूसर उसको अपने प्रोड्यूसर को भी जस्टिफाई करके देना है, तो वो सबके लिए है। तो बट जिसको भी मौका मिलता है दे शुड डू इट। तो पहली फिल्म कौन सी मिली आपको आपके कानपुर में? कानपुर में मैंने जो सबसे पहली फिल्म करी थी वो फिल्म थी परधानी। उसका टाइटल ही था परधानी। प्रधान होता है ना, तो वहां पर यूपी में प्रधान को प्रधान बोलते हैं, प्रधान साहब। प्रधान मतलब वो एक वहां का जो प्रोनाउंसिएशन है, वहां का जो प्रोनाउंसिएशन लोकल प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज प्रधान। तो उसका टाइटल ही था परधानी, और उसमें मैं प्रधान था। मैं उसका प्रधान था। तो मतलब उसमें दो प्रधान थे, एक शरीफ प्रधान था और एक बदमाश प्रधान था, और उन दोनों की राइवलरी थी, हम दोनों के बच्चे, वो इंटरकास्ट मैरिज और वो सबको लेकर। दैट वाज वेरी गुड स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। उसमें मैं शरीफ प्रधान था और मेरे अपोजिट में एक बदमाश प्रधान जो था वहाँ का वो थे, और हम लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे। लेकिन दुर्भाग्य से वो फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई, ये बहुत पुरानी बात है। वो कुछ आपस के क्लैशेस में चली गई। जो मेरी सबसे पहली, जो मैंने फिल्म के नाम पर जो फिल्म की थी, तो मेरी वो फिल्म थी। टीवी में मुझे सबसे पहला मौका मिला था, एक टीवी शो आता था NTV पर, महानायक भीमराव अंबेडकर। जी। बहुत हिट शो था अपने टाइम का। हाँ। अभी शायद उसका लीप लेकर के वो उसमें जो अंबेडकर साहब हैं वो बड़े हो गए हैं, शायद अभी वो कहानी चल रही है, मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, बट वो अभी चल रही है। तो उसमें जो वो भीम छोटा था, वो उस समय की कहानी थी, और भीम का बैरिस्टर मैं था। अच्छा। भीम का जब केस कोर्ट में जाता था तो उसका केस लड़ने के लिए मैं जाता था। अच्छा, आप जाते थे? हाँ, तो मैं आई वाज सीनियर बैरिस्टर एट दैट टाइम। तो वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था और उससे मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। तो मुंबई में कब आना हुआ? मैं सबसे पहली बार मुंबई में उस शो के लिए आया था। मेरी कास्टिंग हुई थी कानपुर से, मतलब मैं तब कानपुर में था, कास्टिंग यही मुंबई से हुई थी। यहाँ से किसी ने मुझे भेजा कि एक ऑडिशन है, बना करके भेज दो। वो बहुत अच्छा सा वाक़या है, बड़ा मज़ेदार। प्लीज़ बताइए। तो मुझे किसी ने भेजा कि भाई ये एक ऑडिशन है, एक बैरिस्टर का कैरेक्टर है, उसमें कैमियो है, बट कैरेक्टर बहुत अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने वो ऑडिशन बना करके भेज दिया, और एज़ यूजुअल मैंने वो ऑडिशन देने के बाद मैंने उसको भूल गया, मैंने उसको परस्यू भी नहीं किया। 15-20 दिन, 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद में मेरे पास में यहाँ मुंबई से कॉल आया। तो उन्होंने कहा जी आप आदित्य उत्पल जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। वो आपने एक ऑडिशन दिया था। मैं सोच रहा हूँ मन में, यार ऑडिशन तो हम लोग रोज़ ही देते हैं, ये कौन से वाले ऑडिशन की बात हो रही है? तो कोई नई बात नहीं, ऑडिशन दिया था। तो मैंने कहा जी हाँ दिया होगा। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? कि मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अब वो कानपुर के एक आर्टिस्ट के लिए मुंबई से कॉल आना उसके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। तो वो हमें तो ऐसे लगता है जैसे हम ज़मीन पर ही हम किसी सिंहासन पर बैठ गए। तो मैंने कहा अच्छा जी हाँ सर बताइए, सर बताइए। तो वो आपको हम उसमें आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है,
तो आप अभी कहाँ पर हैं? उस दिन मेरी भतीजी की शादी थी। एट दैट टाइम आई वॉज इन अलीगढ़ एंड द बारात वॉज जस्ट टू अराइव। ओके। बारात दरवाजे पर खड़ी है, मेरे घर की शादी है, भतीजी की शादी है, बहुत शोर है, और मुंबई से मेरे पास कॉल आ रही है कि साहब आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आप कहाँ पर हैं? तो आप मुंबई में हैं? मैंने कहा नहीं सर, मुंबई में तो नहीं हूँ मैं। अरे तो आप आएंगे कैसे? परसों सवेरे का कॉल टाइम है। ओह, परसों सवेरे 9 बजे का कॉल टाइम है। अरे बाप रे, मैंने मतलब वो 10 मिनट के लिए तो मुझे लगा था मैं कितना बड़ा मेरा काम हो गया, और 10 मिनट के बाद ही सारी हवा निकल गई। परसों सवेरे 9 बजे मुझे कॉल टाइम है, मुंबई पहुंचना है, एलोरा स्टूडियोज में सेट है मीरा रोड पर। मैं अलीगढ़ में बैठा हूँ, घर मेरा कानपुर है, फंक्शन चालू है, और कानपुर से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी, नहीं होती थी तब उस समय हम लोग लखनऊ होके आया करते थे। मैंने कहा सर मुझे 10 मिनट का समय देंगे? हाँ हाँ 10 मिनट में आप मुझे कॉल बैक करिए। मैं गया, मैंने वाइफ से बात की, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, और वो मेरा कैरेक्टर लॉक हो गया। तो बोली फिर क्या करना है? मैंने कहा वो कह रहे हैं कि परसों सवेरे 9 बजे का कॉल टाइम है, 9 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है। अरे 9 बजे कैसे पहुँच जाओगे आप? मैंने कहा यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसे पहुँचाऊँ? तुमसे सवाल नहीं चाहिए तो सॉल्यूशन बताओ। राइट। तो बोली भाई मैं कैसे बता सकती हूँ, आप सोचो, आप अगर जा सकते हो तो जाओ। हाँ सही बात है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यार परसों 9 बजे अगर अभी हाथ के हाथ शादी छोड़ूं, हाँ तब तो पहुंच सकता हूँ। राइट। तो लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, छोड़नी भी नहीं है ना, छोड़नी भी नहीं है इसको, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और सिलेक्शन हुआ है मेरा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने उनको 10 मिनट में कॉल बैक किया कि सर मैं 9 बजे परसों पहुंच जाऊंगा। अच्छा, बोल दिया उनको मैंने बोल दिया, अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मैं कैसे पहुंचूंगा, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया कि मैं पहुंच जाऊंगा। राइट। तो उन्होंने कहा सर आप हैं कहाँ पर? मैंने कहा जी मैं अभी अलीगढ़ में हूँ एक शादी में। तो बोले अलीगढ़ से आप कैसे पहुंच जाएंगे? मैंने कहा सर वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है, मैं लॉक कर दूं? हाँ लॉक कर दीजिए। बजट जो भी उन्होंने कुछ बजट बोला, कुछ मैंने बोला, और वो जो नेगोशिएट हुआ फाइनली आई वाज अग्री कि मुझे तो यार काम मिल रहा है, मुझे पैसे की तो मतलब ही नहीं है कि पैसे क्या मिल रहे हैं। तो तुम जितने दे रहे हो वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैंने रात को शादी अटेंड करी। अलीगढ़ से एक सवेरे शताब्दी चलती है जो अलीगढ़ से सुबह 8 बजे चलती है और 11:30 बजे कानपुर पहुंचती है। मैंने पूरे फैमिली को वहीं छोड़ा, पिताजी भी थे, बच्चे भी थे, वाइफ भी थी, उनको मैंने छोड़ा कि आप लोग अब अपने आराम से आते रहिएगा। बारात हो गई। राइट। मैंने सवेरे शताब्दी पकड़ी, 11:30 बजे मैं कानपुर उतरा, सारा सामान वहाँ रखा, जो मुझे कपड़े लेके मुंबई आना था वो कपड़े एक अटैची में डाले। शाम को वहाँ से एक 6:15 बजे 6:30 बजे कुछ एक वंदे भारत चलती थी, नई वंदे भारत चली थी, जी। उसमें मैं बैठा और 11:30 बजे मैं दिल्ली था। आप देखिएगा जरा कमाल कि मुझे सवेरे 9 बजे पहुंचना है, मैं अभी और रात 6 बजे तक अभी कानपुर बैठा हूँ, फ्लाइट कोई है नहीं कानपुर से। दिल्ली पहुंचा 11:30 बजे। मैंने जो टिकट करी वो सवेरे की टिकट फ्लाइट थी 4 बजे की दिल्ली से मुंबई के लिए, ठीक है। और मैं 11:30 बजे रात में दिल्ली पहुंचा। अब मैंने 11:30 बजे पहुंच के मुझे स्टेशन से बाहर निकलते निकलते 12 बज गया। तो मैंने कहा मैं 12 बजे किसी होटल में जाऊंगा और मुझे 2 बजे होटल में चेकआउट करना है, तो मतलब 2 घंटे के लिए होटल लूँगा मैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से सीधे एयरपोर्ट चलते हैं। मैं सीधे एयरपोर्ट आ गया और 12:30 पौने 1 बजे मैं एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट पे अंदर आ गया। एयरपोर्ट पे अंदर आ गया। 4 बजे मेरी फ़्लाइट है। पूरी रात, अब एयरपोर्ट पे कोई बेडिंग्स तो होते नहीं है, वहाँ तो वही स्टील की चेयर्स होती हैं, उस पर आप बैठ जाओ। उस पर बैठे लेटे किसी तरह से आपने पास किया। यस। 4 बजे फ्लाइट में बैठे, 6 बजे सवेरे मुंबई उतरते ही मैंने अपने ईपी को मैसेज डाला कि सर आई एम इन मुंबई, मुझे आप लोकेशन भेजिए कहाँ आना है। मुझे मुंबई एयरपोर्ट से ये भी नहीं पता था कि एलोरा स्टूडियोज़ है कहाँ। उन्होंने मुझे बोला एलोरा स्टूडियोज़ मीरा रोड आ जाओ। अब मैंने कहा साला ये एलोरा स्टूडियोज़ होता कहाँ है। मुझे दोबारा ये पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि एलोरा स्टूडियोज़ है कहाँ। जी। मतलब अंदर से कॉम्प्लेक्स है ना कि वो सामने वाला सोचेगा साला ये एक्टर है, इसको यही नहीं पता कि एलोरा स्टूडियोज़ कहाँ होता है, आएगा कैसे कैसे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने गूगल किया एलोरा स्टूडियोज़ कहाँ है, कैब बुक करी और कैब बुक करके मैं 7:30 बजे
अलोरा स्टूडियोज पहुंच गया। उनके टाइम से पहले पहुंच गए आप? वहाँ पहुंच गए। वहाँ पे पहुंच के मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं आ तो गया हूँ, मतलब वो एक हफ्ता आदमी होता ना वो कंडीशन थी मेरी। मैंने कहा सर आ तो गया हूँ, अब आप मुझे ना बस एक काम कर दो, यहाँ भी कोई है नहीं, वैनिटीज़ आपकी कोई खुली नहीं है, मुझे कोई एक रूम या एक वैनिटी खुलवा दो जहाँ पे मैं कम से कम नहा लूँ, क्योंकि मुझे 9 बजे सेट पे पहुँचना। बोले आप बिल्कुल परेशान हो दो। ही वॉज सो नाइस, सो जेनरस, मतलब वो अभी यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जिस तरीके से हेल्प किया, बोले सर आप 5 मिनट वेट करो, अभी आपके पास में बंदा आ रहा है और आपकी सारी मदद होगी। 5 मिनट में एक स्पॉट बॉय मेरे पास आया कि सर आइए, ये रूम हमने आपके लिए खुलवा दिया, आप आराम से फ्रेश हो जाइए। ओके। और मैं वहाँ 1 घंटे में अपना शेव वेव करी, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, पूजा की, और पूजा करके मैं डॉट 9 बजे आई वॉज ऑन सेट पे पहुँचे। और वो जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो आज भी जब भी मिलते हैं वो मुझे आज भी कहते हैं सर मान गया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मुझे लग रहा था कि ये मेरा निर्णय बहुत गलत हो गया कि मैंने कानपुर के एक्टर को लॉक कर दिया है। और ये उस दिन वो सारे पूरे मोहल्ले में सबको बता रहे थे कि आज एनटीवी पर मेरा बेटा वो बैरिस्टर बन के आएगा, देखना। क्या बात है। और मतलब वो उन्होंने वो उस शो को उस समय 2 बार रिपीट होता था, टेलीकास्ट होता था, एक शायद 8 बजे, फिर मॉर्निंग में होता था। उन्होंने दोनों बार उसको देखा और दोनों बार मुझे साथ में बिठा करके देखा कि तुम बैठो फिर देखते हैं इसको। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी। तो बहुत अच्छा लगा, वो एक ऐतिहासिक जर्नी थी वो। मुंबई में देखिए ऑलमोस्ट काफ़ी फिल्में आपने की हैं। हाँ जी। तो जितनी जानकारी हासिल की है, कुछ ऐसे फिल्म जो लगता है आपको मतलब आने के बाद भी एक मेहनत करनी पड़ी हो लेने के लिए? सर अभी तक मैंने जो भी फिल्में करी उसके लिए मैंने मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मुझे उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा जी। बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा, क्योंकि अभी आज मुझे बिल्कुल इस बात को कहने का कोई वो नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि मुझे लोग बुला लेते हैं काम करने के लिए, ऐसी स्थिति नहीं है अभी। शायद कल बनेगी, मैं नहीं कहता, बिल्कुल है ना, लेकिन अभी आज नहीं है। तो आज तो मुझे आपके साथ आके बैठना पड़ता है कि सर देखो कुछ मेरे लिए भी निकालो। और लेकिन ये एक अच्छी वो है कि उसको ईश्वर का आशीर्वाद कहिए या आप लोगों का प्रेम कहिए कि मैं जब किसी से जाकर के मिलता हूं तो लोग मुझे प्यार से बिठाते हैं, हाथों हाथ लेते हैं और मुझे काम जो भी मेरे लायक होता है वो मुझे देते हैं। मैंने अभी एक वेब सीरीज करी, उसको भी शूट हुए लगभग 2 साल हो गए, वो किसी वजह से अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। दैट इज वेरी बिग वेब सीरीज, प्रकाश झा सर के साथ मैंने काम किया। और उसमें मेरा अच्छा कैरेक्टर है, जो उसकी लीड हीरोइन है उसके फादर का रोल है मेरा। उसमें नाना पाटेकर सर मेरे समधी हैं। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों लोग उसमें समधी हैं। वो अच्छा रोल है, बट अब वो रिलीज हो तभी है। जी जी, तभी तो पता चले, तो तभी पब्लिक में जाएगी, तभी वो चीजें आएंगी। तो काम इधर आने के बाद काफी किए। अभी आर्टिकल 370 मैंने की। आर्टिकल 370 में है आप? जी, आर्टिकल 3 ये यामी गौतम वाली। यामी गौतम और वो मेन तो उसमें यामी गौतम का ही कैरेक्टर था। 370 जी। हाँ। उसमें यामी गौतम के बॉस का कैरेक्टर है मेरा। क्या बात। तो उसमें मैंने काम किया। उससे पहले मैंने भक्षक में काम किया। भक्षक में किया काम? जी, जो भूमि पेडनेकर वाली। तो उसमें भी संजय मिश्रा साहब थे। अच्छा। तो उसमें मैंने काम किया। हालांकि रोज छोटे छोटे थे बट इम्प्रेसिव थे, नोटिस हुए, लोगों ने देखा उसको। इतना काम करने के बाद भी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि काम तो ऑलमोस्ट आपके पास, टैलेंट की कमी तो है नहीं, सारी वो तो सर आपका आशीर्वाद है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष तो इंसान को जिंदगी भर करना पड़ता है और करना चाहिए, उससे नहीं चूकना चाहिए। और मैं भी वही करता हूँ। जैसे बहुत लोग मुंबई में आते हैं जी, आपको तो अपने कानपुर से आपने शुरुआत की है जी, और एक कॉल आपको मिला, आप मुंबई आ गए, उसके बाद आपके काम शुरू हो गए, कंटिन्यू फिल्में आप कर रहे हैं अभी भी। और मैं तो चाहूँगा कि कंटिन्यू आप और भी बड़ी बड़ी फिल्में करें, और जितना ज़्यादा करें कम ही होगा। लेकिन बहुत से लोग आते हैं मुंबई और एक सपना लेके आते हैं, ड्रीम टारगेट बना करके, आज भी वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले लोग आया करते थे। कमी तब भी नहीं थी काम की, आज भी कमी नहीं है, बट हर किसी के हिस्से में बोलते हैं ना कि सारी चीज़ें नहीं आती। तो ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई जरिया जो आप भी तलाश कर रहे हो या आपने, या आप उसको अमल कर रहे हैं,
लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए, और किस तरह से संघर्ष करना पड़ सकता है? कुछ ऐसे रास्ते आपके माइंड में हैं जो आप यूज कर रहे हैं? सर मेरा तो इसमें मानना ये है कि इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जी। कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई इसका ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हमें अपनी क्षमताओं के अनुकूल ही आशाएं रखनी चाहिए। हम गलती कहाँ करते हैं कि हो सकता है कि मैं एक प्रोडक्शन का बहुत अच्छा आदमी हो सकता हूं, बिल्कुल, लेकिन मैं एक्टिंग में संघर्ष करता रहता हूं। राइट। मैं बहुत अच्छा सिंगर हो सकता हूं, लेकिन मैं ईपी बनने की कोशिश करता रहता हूं। तो ये लोग पहचानेंगे कैसे? यस। एक आमिर खान साहब की एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, जी। जिसमें उन्होंने पेरेंट्स को इस बात के लिए एजुकेट किया कि भाई आप बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए, जी। कि बच्चा बनना क्या चाहता है। आपका बच्चा बनना तो चाहता है आर्टिस्ट, आप उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए लगे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये जिम्मेदारी खाली पेरेंट्स की नहीं है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात। हम या तो पेरेंट्स हैं या हम कल पेरेंट्स बनने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, है ना। तो खाली ये मतलब उस फिल्म को देख करके, फिल्मों का मतलब खाली ये नहीं है कि हमने फिल्म देख ली, वो एंटरटेनमेंट हो गया और हम उसको भूल जाए। वो कहीं ना कहीं एक लेसन भी होती है। राइट। हर एक फिल्म कहीं ना कहीं एक लेसन छोड़ करके जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कोई भी स्टोरी जो है वो हमेशा एक ना एक लेसन देती है, उस लेसन को भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो अगर उसमें आमिर खान साहब ये कह रहे हैं कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे क्या करें ये तुम समझो और बच्चों को उनके अकॉर्डिंग करने दो, तो ये भी तो जिम्मेदारी है। इसके साथ में एक जो सबटेक्स्ट है वो ये भी है कि आप भी तो समझो कि आप क्या कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि आपने तो सोचा ठीक है उसको कुछ और बनना है, उसकी मतलब एक बॉर्न टैलेंट भी होता है, प्लस में कुछ चीज़ों को कैसा उसके इंटरेस्ट लेवल पे भी लोग देखते हैं। चलो आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आप वो प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर में आपके दिमाग में चल रहा है आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं या क्रिकेटर बनना चाहते हैं। पेरेंट्स को कभी समझ में भी आता है बट उनको लगता है कि शायद ये रास्ता सही नहीं है। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम। ये डिसाइड करने वाले पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो इस जगह पे क्या करना चाहिए सर? अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हो, वो बच्चा ना वो बड़ा हो गया हो, तो वो कैसे इसको मैनेज कर सकता है? देखिए, मैं ये बात बहुत बार कहता हूं कि कभी भी कोई भी पेरेंट्स, कम से कम, मतलब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, राइट राइट। हाँ, कोई ऐसा होगा विरला जो ये कहता होगा, इस इंडस्ट्री के बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, इंडस्ट्री के लोगों की बात नहीं कर रहा, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के जितने लोग हैं उनमें से कोई विरला होगा जो ये कहता होगा कि मुझे अपने लड़के को एक्टर बनाना है। बिल्कुल सही बात। कोई भी नहीं कहता। जी जी जी। बल्कि अगर मैं एक्टर बनने की कोशिश करता हूं तो मेरे पेरेंट्स इसका विरोध भी करते हैं। हर घर की कहानी है ना। तो मुझे अपनी प्रतिभा को आंख खोल करके आंकना है, आंख बंद करके नहीं आंकना। वो कबूतर की तरह आपने आंख बंद करी कि बाज चला गया और मैं बच गया, वो नहीं होगा, बाज ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आंख खोल करके देखना पड़ेगा कि बाज गया कि नहीं गया। अभी क्या है ना, लोग यहाँ पर एक्चुअली, बहुत गलत बात बोल रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन वो इस इंडस्ट्री की चकाचौंध के वजह से आते हैं। इस इंडस्ट्री के में काम करने का उद्देश्य जो लोग लेकर के आए हैं और जिन्होंने नेक नियति से काम किया वो बहुत आगे बढ़े हैं। जी जी। जो केवल चकाचौंध के लिए आए हैं वो ना आगे बढ़ना चाहते थे और ना बढ़े हैं। वो तो बढ़ेंगे भी नहीं, बिकॉज वो बढ़ेंगे, वो बोलते हैं दूर से देखने वाली चीज कभी कभी उनको कुछ और समझ में आती है। तो वो तो सही है नहीं, जब पास जाएंगे तो पता चला कुछ और ही है। चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। यहाँ की सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ के आप केवल ग्लैमर की वजह से अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो कृपया मेरा उन सबसे आग्रह है कि वो ना आए, क्योंकि वो आएंगे तो अपनी दुर्गति ही करा करके जाएंगे। जी जी बिल्कुल सही बात। जो इस इंडस्ट्री को सिंसियरली लेगा, सेंसिटिवली लेगा, वो तो इस इंडस्ट्री में काम कर पाएगा और सरवाइव कर पाएगा। और देखो आज इतने लोग, एक टाइम था जब खाली इस इंडस्ट्री के लोग कुछ खानदान थे जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते थे, है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज नहीं है। आज बहुत सारे लोग बाहर से आकर के काम कर रहे हैं, मतलब बाहर से मतलब इंडस्ट्री के बाहर से नए चेहरे आज बहुत है। वो जितने भी नाम आज आप देखो, बड़े बड़े नाम में इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, वो सारे, कोई भी इंडस्ट्री के जिनकी बैकग्राउंड नहीं है, वो सारे बड़े नाम बैठे हैं।
बड़े नाम बने। राइट राइट राइट। तो अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, आप अपनी क्षमता को आपको पहचानना पड़ेगा और इस सत्यता को मानना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में क्या बनना चाहते हैं। राइट। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि आप तो आपका अच्छी पर्सनैलिटी है और आप प्रोड्यूसर बन जाओ और आप ईपी बन जाओ। मैं कहता हूँ भाई मैं यहाँ केवल एक्टर बनने आया हूँ, मेरा और किसी दिशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ईपी का काम नहीं करना। मैं प्रोडक्शन, मैंने जिंदगी भर मैनेजमेंट किया है। मैंने जो बिजनेस चलाया, आपको बताया, मैंने उस बिजनेस को चलाया, इतने बड़े लेवल पर चलाया, तो मैंने उसको इतना अच्छा मैनेज किया, लेकिन मैं ईपी नहीं बनना चाहता। मैंने मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा ये आप कैसे मतलब डिसाइड कर पाते हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोगों को एक्टर बनना है और वो प्रोडक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों को प्रोडक्शन करना होता है, वो सिंगर बन के बैठे होते तो सर ये तो हमें अपने अंदर से झांकना हैं। वो पड़ेगा। कैसे, वो उसका क्या हो सकता है, मतलब क्या रास्ता निकलेगा? आप थोड़ा बताइए। मैं वही सोच रहा था अभी कि आप इतना सा बिजनेस कर चुके हैं। देखिए, ये आपको कोई बताएगा नहीं जी। ये तो आपको अपने अंतःकरण में झांकना पड़ेगा, अपने अंदर में समझना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो और किस क्षेत्र के लिए कर सकने के अलावा में आपका पैशन क्या है। मैंने इतना सेट बिजनेस को ओवरनाइट बंद किया केवल इस पैशन के लिए, और बंद करके मैं यहां आया। अब मैं कहूं मैं फिर से बिजनेस करूंगा, अरे यार तो वो बिजनेस कर रहे थे ना, उसको क्यों छोड़ करके चले आए? बिजनेस ही करने आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिजनेस तो वहां कर ही रहे थे, चलते चलाता बिजनेस छोड़ के आए हो, तो बिजनेस उसको क्यों छोड़ दिया? उसी को करते रहते हैं। उसी को करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपके अंदर एक्टर बनने आए हो तो एक्टर बनो ना, एक्टर बनने के लिए कोशिश करो। अब आप यहाँ के संघर्ष से घबरा जाओगे कि यार वहां तो मैं एसी में ही सोया करता था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरा इतना बड़ा घर था, यहाँ तो जरा से घर होते हैं मुंबई में। अब घर मुंबई में क्या छोटे होते हैं? तो होते ही है ना, उस पर आप क्या कर लोगे? तो घर हम नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं हमारा तो कर्म भूमि है, जिसको बोलते हाँ, ये कर्म भूमि है। भूमि घर नहीं हो सकता, वो आपको रहने के लिए एक ठिकाना मिला है कि आप यहाँ से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। भाई पांडवों ने जब अपनी जिंदगी की शुरुआत करी तो उनको क्या मिला था? बंजर भूमि ना। बिल्कुल। और उस बंजर भूमि को उन्होंने क्या बनाया? बनाना आपको पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। उसके लिए स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप सोचो कोई आपको बना बनाया दे देगा, तो भाई क्यों, मैं अगर मैंने बनाया है तो मैं आपको क्यों दूंगा यार? मैं उसको खुद एंजॉय करूंगा ना। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। आपने बनाया तो आप मुझे क्यों दे दोगे? आप उसको एंजॉय करोगे। राइट। तो कोई किसी को दुनिया में देता नहीं है, देने वाला एक ही है जो ऊपर बैठा है, और वो सबका हिसाब रखता है। उसके यहाँ बहुत अच्छा लेजर है, कंप्यूटराइज लेजर है। वो आपके कर्मों के हिसाब से हिसाब रख रहा है कि आप कितना कर रहे हो, उसके बदले में आपको उतना मिल जाएगा। उसमें ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा। करेक्ट। आपने बताया कि मुंबई में रियल में सबके छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे छोटे जगह से लोग शुरुआत करते हैं। तो जो इंसिडेंस है, जैसे आपने बताया कि बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कठिन होता है वो टाइम जब हम अपने मतलब सपनों को पूरा करने के लिए उस काम को कर रहे होते हैं जो हमें शायद लगता है कि आसानी से मिल जाना चाहिए था। क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? कोई ऐसा कोई क्षण, कोई ऐसा पल आपके लाइफ में आया हो मुंबई में स्ट्रगल के टाइम में जो बड़ा दुखदाई रहा हो, यार नहीं आना चाहिए था, मैं क्यों एक्टिंग फिर से ज्वाइन कर लिया, या मतलब क्यों करने लगा एक्टिंग, बिजनेस ठीक था मेरा? कोई ऐसा इंसिडेंस? बहुत दुखती रख पर हाथ रख दिया आपने। एक मेरे मित्र आए जी कानपुर से, तो उन्होंने कहा भाई आपका तो घर है मुंबई में, तो मैं आपके यहाँ रुक जाऊंगा। मैं मोस्ट वेलकम जी, आ जाइए। तो मेरे पास एक यहाँ 1 BHK का फ्लैट, तो आए मेरे घर में, उन्होंने सामान रखा, सामान रख करके बोले मुझे जरा फ्रेश होना है, वॉशरूम किधर है? वॉशरूम दिया। मैंने अपने घर में, मैं कानपुर में भी मेरी एक आदत थी, मैं कभी भी ना वो जो वेस्टर्न वॉशरूम से कल्चर वाले, वो जो सीट वाले, मैंने वो नहीं रखा हुआ था। मैंने अपना जो वॉशरूम था वो इंडियन वाला ही रखा हुआ था। करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि यार इंसान को अगर वो आज कुर्सी पे ही बैठना शुरू कर देगा, जमीन से हट जाएगा, तो वो जमीन पे बैठ ही नहीं पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। राइट। और ये जिंदगी के हर मोड़ पर लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिस दिन जमीन को छोड़ेगा, जमीन उसको पहले छोड़ देगी। पहले छोड़ देगी। एकदम सही बात कही आप। तो यहाँ मैंने जब घर लिया था तो मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझसे कहा कि भाई आपको अगर ये वेस्टर्न चाहिए तो हम वेस्टर्न लगवा दें। मैंने कहा नहीं, मुझे वेस्टर्न नहीं चाहिए सर, मुझे यही चाहिए, और ये बहुत अच्छा हुआ कि यही है। अगर वो होती तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि इसको इंडियन करा दो। तो वो गए मेरे वॉशरूम में, तो एक तो वो वॉशरूम भी बहुत छोटा सा है,
1 BHK के घर में छोटे से ही होते हैं। पहले तो वो अंदर घुसे तो बड़ा नाक मुंह सिकोड़ करके अंदर घुसे कि यार ये कोई वॉशरूम है, और फिर वो इंडियन था। बाहर आए तो बोले वो इतना ही घर है? मैंने कहा कि हाँ इतना ही है। बोले वो कानपुर वाला तो तुम्हारा वहां गजों में हिसाब होता है, यहाँ फुटों में होता है ना, वहां गजों में होता है। बोले वो तो तुम्हारा 356 गज का बंगला है ना। तो मैंने कहा हाँ जी 3200 स्क्वायर फीट का है। तो बोले यहाँ तुम इतने में कैसे रह लेते हो? मैंने कहा सर यहाँ लोग इतने में ही रहते हैं। अगर मैं यहाँ वो आदित्य उत्पल नहीं हूं जो वहां था। जी जी। मैं वो अपनी उस इंडस्ट्री में राज कर रहा था। यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले पायदान पर खड़ा हूं, और मैं जब तक ये मानूंगा नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री के सबसे नीचे के पायदान पे खड़ा हूं, जब तक मैं इस बात को दिल से स्वीकार नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं अगर यहाँ भी यही सोचता रहूंगा कि यहाँ आदित्य उत्पल झनकार इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक बैठा है, तो यहाँ मुझे लोग अपने ऑफिस में भी नहीं घुसने देंगे, तो अपनी झनकार इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर जाके चलाओ। राइट बिल्कुल। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ आयो तो यहाँ एक्टर बनने आयो तो एक्टर की तरह बात करो। तो मैंने कहा जी ये तो मेरा तो इतना ही घर है और यही मेरा वॉशरूम है। इफ यू कैन एडजस्ट हियर इट्स ओके। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए होटल बुक करा देता हूँ। ओके। बोले यार यहाँ तो बहुत दिक्कत होगी, तो मैं कोई होटल ले लूँ क्या? मैंने कहा क्यों चिंता करते हो, आपका दोस्त बैठा ना है। मैंने अपने खर्चे पर उनका एक होटल बुक करा दिया, 2 दिन के लिए उनको रहना था। मैंने कहा सर आप यहाँ। तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति इस लाइन का यूज टू नहीं है जी, उसके लिए ये वाकई में दिक्कतप्रद है कि वो यहाँ कैसे रहेगा। लेकिन मुझे अगर यहाँ इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है और मैं ये सोचूंगा कि मेरा यहाँ पर भी वैसा ही एक घर होना चाहिए, वैसा अगर यहाँ भी मिल जाएगा, किराया 3 लाख रुपए देना पड़ेगा या 15 करोड़ का घर लेना पड़ेगा, तो या तो आप 15 करोड़ का घर एकदम से ले लो या 3 लाख रुपए महीना किराया दो। हाँ। तो फिर वो 6 महीने बाद आप यहाँ से मुंबई छोड़ के वापस बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे खत्म हो जाएंगे ना। तो अगर आपको यहाँ सरवाइव करना है, डू इन रोम एज द रोमन्स डू। मेरे फादर सिखाया करते थे मुझे कि बेटा जैसा देश वैसा भेष। राइट सर। अगर आप यहाँ भी वही 356 गज का बंगला सोच करके चलोगे तो आप यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो और फिर मैंने जब यहाँ लोगों को सुना, यहाँ जितने बड़े एक्टर आज बड़े नाम हैं वो सब उन्होंने यहीं से शुरू किया है। जी जी सर, इसी लेवल से शुरू किया, तभी वो आज वहां तक पहुंचे हैं। तो अगर वहां तक पहुंचना है तो सीढ़ी यही है। अगर मैं शॉर्टकट करने की कोशिश करूंगा तो आई कैन नॉट गो देयर। बिल्कुल नहीं। तो अगर वहां जाना है तो ये करना ही पड़ेगा। आपने एक्टिंग के लिए कहीं कोर्स वगैरह किया था? नहीं सर, मेरा यही कोर्स है जो मैं थिएटर करता था। वही मेरा कोर्स है और मैं उन गुरुजनों का जिन्होंने मुझे थिएटर में सिखाया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मेरे एक दीक्षित सर थे कानपुर में, बहुत बुजुर्ग हैं वो, अभी आज करीब उनकी अवस्था 88 साल की है। मुझे प्राउड होता है, मैं उनका नाम लेता हूँ। तो जिन्होंने मुझे थिएटर में मौका दिया और मुझे थिएटर में सिखाया, जिन्होंने मुझे खड़ा होना बैठना चलना सिखाया, थिएटर में कैसे खड़ा हुआ जाता है। और वो 88 वर्ष उनकी अवस्था, और आज भी वो ईश्वर की दया से बहुत एक्टिव हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि 100 साल तक ऐसे ही एक्टिव रहें, और जब भी कभी इस दुनिया से विदा लें तो ऐसे ही एक्टिव विदा ले लें। बिल्कुल सही है ना। तो मेरे डायरेक्टर हैं कानपुर के नीरज हेस्टिंग्स सर। उनकी उम्र तो कम है, हालांकि 65 के आसपास के हैं, बट ही इज ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट। उनके साथ हमने बहुत सारे नाटक किए। वो लिखते भी हैं, राइटर भी हैं। उनके लिखे हुए नाटकों पर हमने बहुत नाटक किए। तो मैंने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा। तो मेरा वही स्कूल है, वही मेरी पाठशाला है, मैंने वहीं से सीखा। बहुत बढ़िया सर, टू बी ग्रेट सर। आपने जितनी भी चीजें बताया है मतलब अमेजिंग। ये साबित करता है कि सपने देखना कोई आसान काम तो होता नहीं है। सपने देखने से पहले आप उस रास्ते पे चलना, हिम्मत वहां तो करनी पड़ती है। सपने खाली देख लेने से नहीं, सपनों को पूरा करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ ना, मुझे बड़ी हंसी सी आती है।
मैंने एक अपने YouTube के चैनल पर मैं जितने ऑडिशंस बनाता हूँ ना, मैं उसमें सेव कर लेता हूँ। मतलब अगर वो किसी को लिंक चाहिए तो मैं लिंक शेयर करता हूँ, अगर किसी को कहता है मुझे वीडियो भेज दो तो वीडियो उनको भेज के मैं उसको अपने YouTube पर सेव कर लेता हूँ कि कभी भविष्य में ऐसा ही कोई ऑडिशन आता है तो वो मैं उनको शेयर कर सकता हूँ। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, लोग यहाँ पर पिछले 10-10 साल से हैं मुंबई में, उनसे कहो कि आपका कोई ऑडिशन हो तो मुझे दिखाओ, तो कहते हैं ऑडिशन तो हमने बनाया ही नहीं कभी। वो तो हम जब वहां गए थे तो वहां ऑडिशन दे आए थे, और 10 साल की हिस्ट्री में उनके पास एक ऑडिशन रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं है अपने काम के लिए। आप लड़ाई के मैदान में जा रहे हो, अपने बंदूक है ही नहीं आपके पास में, कैसे लड़ेंगे? बंदूक आपने अभी तक चलानी ही नहीं सीखी है, बंदूक बनाई ही नहीं है आपने। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सारी। हाउ इट इज पॉसिबल? मुझसे आप आज मांगो, मेरे पास 1000 से ऊपर के ऑडिशंस रेडी हैं। क्या बात। तो वो अच्छे हैं या खराब है मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा, वो खराब हो सकते हैं, एक भी उसमें से यूजफुल नहीं हो सकता, हो सकता है आप उनको सारे के सारे रिजेक्ट कर दो, दैट इज डिफरेंट थिंग। राइट। लेकिन मैंने बनाए तो है ना। बिल्कुल। बट आप कर ही नहीं रहे हो, फिर आप कहते हो कि साहब काम नहीं मिला, हमें तो 10 साल हो गए, हमें काम नहीं मिला। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि काफी लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ दिखावा देख के भी आते हैं कभी कभी, बस कभी ऐसे काम मिल गया तो कर लेंगे और नहीं तो फिर जो चल रहा है। सर आप क्षमा करिएगा मुझे इस बात के लिए, आप रात को जाकर के देखिए, आपको लड़के लड़कियां दारू और ड्रग्स में सड़क पर मिल है। सर मैंने देखा है चीजों का, बिल्कुल सही बता रहे हैं। एंड इट इज वेरी शेमफुल फॉर अस। जो बाहर के लोग देखते हैं ना, वो इस इंडस्ट्री को उस निगाह से देखते हैं। बिल्कुल। कुछ उन चंद लोगों की वजह से हमारे जैसे लोग भी उसी श्रेणी में गिने जाते हैं कि ये मुंबई में बैठे ये भी यही कर रहे होंगे। उनको लगता है ना कि जहाँ पे वहां सब यही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री मतलब उनको लगता है कि बस दुनिया है और उसमें सिर्फ यही होता है। नहीं भाई, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग काम भी कर रहे हैं। रामानंद सागर साहब अगर आज इतने बड़े आदमी हैं, उनको सर कहे बिना शब्द नहीं निकलते सही है ना। बी.आर. चोपड़ा सर, उनको सर किए बिना शब्द नहीं निकलते हैं, तो वो वहां ऐसे थोड़ी पहुंच गए थे कि यही रोज नशेबाजी करके बिल्कुल। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक तपस्या की है। बच्चन सर आज जहां बैठे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक तपस्या की है, बिल्कुल, तब वो वहां बैठे हैं। तो मतलब ये जितने बड़े नाम हैं, मैं तो जितने लोगों को देखता हूं, ये सब लोगों ने एक तपस्या की है, तब वो वहां बैठे हैं। लेकिन आज हमें लगता है कि हम मुंबई गए हैं तो बस हम ये थोड़े दिन चकाचौंध, इसीलिए लोग, मतलब अगर मेरा डेटा हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा एक अंदाजा है कि शायद 5000 लोग रोज मुंबई में हवाई जहाज से या ट्रेन से उतरते हैं, और लगभग इतने ही लोग रोज वापस चले जाते हैं एवरेज में। बिल्कुल एकदम सही है। जो फेल हो करके वापस चले जाते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर पाए, फिर जाकर के वहां गालियां देते हैं इंडस्ट्री खराब है, लोग लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। अरे भाई, तुमने इंडस्ट्री को, तुम्हारा क्या योगदान है पहले ये तो बताओ हमें। जी कुछ पोटेंशियल आपके अंदर होगा, वो है नहीं, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड है नहीं, आप और करना भी नहीं चाह रहे हो, तो फिर कैसे मिलेगा? सही बात है ना, फिर देखना ही ठीक है, सपना आप पूरा नहीं कर सकते। फिर कहीं कहीं ऐसा भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह गलतियां हैं, कहीं ऐसा भी है कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और उनको चांस नहीं मिल पाते हैं, उनको चांस नहीं मिले हैं। उनके साथ में एक संवेदना है, सिंपैथी है। क्या रीजन हो सकता है उनको काम नहीं मिलने का? यही एक रीजन है कि और भी कुछ रीजन हो सकता है? सर वो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना कहीं। बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी एक रीजन हो सकता है कि जब हम सामने से देखते हैं तो अपेरेंटली हम उस व्यक्ति को उतना जज नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। वो आदमी किसी की नजर में नहीं जा पाता है, या वो हो सकता है कि एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन उसने एक्टर होने के बाद उतना अच्छा प्रयास नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो एक्टर अच्छे नहीं है लेकिन वो प्रयास बहुत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। जी। वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो एक्टर बहुत अच्छे हैं वो अपनी एक ईगो में बैठे रह जाते हैं कि मैं किसी से मिलने क्यों जाऊं, मैं तो अच्छा एक्टर हूं, मुझे लोग ढूंढ लेंगे। ईगो में तो किसी का काम नहीं होता। ईगो में कभी काम नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आप तक नहीं आएगा। पानी पीना तो आपको पानी जाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। वो आपके पास कभी नहीं आएगा चलते। बहुत अच्छी बात है ये, और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में अगर आपको सपने पूरे करने, या इंडस्ट्री का ही अगर ख्वाब आपका है, आपने देखा है
तो ये ड्रग्स और बाकी जगहों पे टाइम स्पेंड ना करें ना करें, और रियली में अब जाके अपने जो टारगेट है उसके लिए प्रिपेयर्ड प्रयास तो करिए लोगों से, भी करें आप। हर चीज की तैयारी करें, काम आपको मिल सकता है, मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सर, काम की कमी नहीं है, काम करने वाले भी तो लोग ढूंढते हैं ना कि आप। सर एक टाइम था जब केवल डीडी होता था ना, जी जी जी, और उसी के लिए शोज बनते थे, बिल्कुल। और शायद एक दिन में 1 या 2 ही शोज आते थे। हाँ, शाम को 6 से 9 की, तो 6 से 10 का ही टाइम होता था उसका, बिल्कुल। और तो दिन भर तो चलता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, आज तो 50 प्लेटफॉर्म हैं जो दिन भर चल रहे हैं, दिन भर शोज चल रहे ऑप्शंस हैं, है उसमें। कितने ऑप्शंस है, उसके बाद इतने सारे ओटीटीज हैं, उसके बाद जी। थिएटर है, तो इतने ऑप्शंस बढ़े हैं, काम की कमी नहीं है। बट बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। राइट। एक बैंक का एम्प्लॉय भी ना सवेरे 10 बजे बैंक जा करके बैठता है और शाम को 5 बजे ही वहां से निकलता है। उसको वो पूरे 8 घंटे की नौकरी उसको करनी पड़ती है, तब उसको तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जरूर यहाँ आप सोच रहे हो कि हम आए हैं तो बस हमें एकदम मिल से काम जानी मिल चाहिए, जाए। ये नहीं हो सकता। सही। हाउ इट इज पॉसिबल? किस तरह के रोल आप पसंद करते हैं फिल्म में? सर मैंने बहुत सारे करेक्टर रोल किए, पारिवारिक रोल किए। अभी मेरी इच्छा है कि मैं कुछ नेगेटिव रोल करूं, बट मतलब इसको मैं क्या ही बोलूं कि वो कुछ ऐसा चेहरा मोरा है कि मैं जब किसी डायरेक्टर से बात करता हूं तो कहते हैं यार तुम्हारा बहुत सॉफ्ट चेहरा है, नेगेटिव नहीं हो तुम नेगेटिव नहीं हो सकते हो जी। लेकिन मेरा उसके ऊपर एक दूसरा परसेप्शन है। प्रेम चोपड़ा साहब का चेहरा क्या सॉफ्ट नहीं था? बिल्कुल सॉफ्ट था। उन्होंने कितने नेगेटिव रोल किए और कितने सक्सेसफुल थे। बहुत किया उन्होंने। तो एक बात सोचने की है कि अगर एक सॉफ्ट चेहरे का व्यक्ति अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर में जाता है तो वो फिल्म के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। मैं उसका कारण बताता हूं, लॉजिक बताता हूं। हाँ। कि जब आप फिल्म शुरू करते हो तो ऑडियंस को लग रहा है कि यार ये आदित्य उत्पल ये तो बहुत शरीफ आदमी है, जी जी। और जब उसकी बदमाशियां निकलनी शुरू होती है, भाई ये साला ये भी इतना बदमाश है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी के लिए हो सकता है, मेरा अपना ऐसा हाँ, मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट बाकी आप निर्देशक ये निर्णय आपका ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सर आप राइटर भी तो हैं। मैं आप लिखते हैं तो सर डायरेक्टर तभी होता है जब राइटर ने उस कहानी को उस तरह से लिखा हो, तो डायरेक्टर फिर इमेजिन कर पाता है कि हाँ भाई आपने लिखा है तो इसको कैसे हम सोच सकते हैं। तो पहला रास्ता तो आप देते हैं। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डायरेक्टर का जो विजन है ना सर, हाँ हाँ। मैं तो मतलब मैंने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और मैं जब हमने थिएटर किया तो थिएटर में तो हम डायरेक्टर्स के ही साथ में काम करते थे। जी। तो मैं तो बहुत बार मंच से कहता हूँ कि डायरेक्टर जो है ना, वो हम लोग तो कठपुतली होते हैं, राइट सर, राइट सर। और डायरेक्टर उसका वो जो होता है ना, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली को जो चलाता है ना। तो आप तो वो हैं, आप तो हमें जैसे कहोगे कि भाई तू नाच तो हम नाचेंगे, आप कहोगे तू रो तो हम रोएंगे, आप कहोगे तू बैठ जा तो बैठ जाएंगे, आप कहोगे खड़ा हो जा तो हम खड़े हो जाएंगे। तो डायरेक्टर जिसको जीता है जिस स्टोरी को, वो तो उस कहानी को जीता है। जी 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 जी। तो हम तो केवल अपना एक रोल निभाने आते हैं और अपना रोल निभा करके चले जाते हैं। करेक्ट है ना। आपने तो उस पूरी कहानी को जिया होता है, एक राइटर ने उस कहानी को पहले जिया होता है, उसने उसको जन्म दिया होता है, कंसीव किया होता है, और फिर आप उसको जीते हो। डायरेक्टर उसको जीता है, एक राइटर उसको कंसीव करता है, फिर डायरेक्टर उसको जीता है। तो आप अपने राइटिंग में कहीं यही सोच के तो प्लान है, नेगेटिव का नहीं कर रहे हैं कि आप उस तरह कंसीव कर रहे हैं कहीं? नहीं, मुझे अगर कोई ऐसा लिखने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर लिखूंगा, ये पक्का है। लेकिन मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी डायरेक्टर हो तो आप भी इस बात को ख्याल करो कि अगर ऐसा कोई रोल, और आप पुराने जितने उदाहरण लो, जितने भी फिल्म में विलेन हुए हैं, जी जी जी, वो सारे बहुत सॉफ्ट चेहरे थे। प्रेम चोपड़ा साहब तो हीरो ही बनने आए थे। सर आपकी बहुत अच्छी बात है ये, और मैं बोलूँगा एज ए डायरेक्टर की बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन एक जो व्यूज हम मतलब हमारे सामने जो आता है एक स्क्रीन, तो हम उसको उस तरह से डिजाइन वहाँ नहीं करते हैं कि ये क्या होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि आम जिंदगी में हम जो लाइफ सर्वाइव करते हैं उस बीच में हमें कई लोग मिले होते हैं। यानी कि अगर हम एक दिन की अगर बात करें कि मॉर्निंग 6 o'clock टू नाइट या इवनिंग 6 o'clock तक, इस बीच में आपके एक दिन के पूरे जो सिचुएशन आपके साथ जो क्रिएट हुए हैं दिन भर में, क्या हुए हैं, कोई अच्छा मिला, कोई बुरा मिला, कोई टेढ़ा मिला, कोई नमकीन जैसा मिला, कोई बहुत स्पाइसी मिला। तो उसी चीज़ को कभी कभी ना जब कोई कैरेक्टर हमारे सामने स्टोरी के हिसाब से आता है ना, तो उसी कैरेक्टर को हम वहाँ सोचते हैं कि ये इंसान कैसा हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है। तो फिर हम देखते हैं कि अगर कोई देखने वाला ऑडियंस है,
हमने तो इसको लाल कपड़े या काले कपड़े पहना दिए और हमने इसको बाल ऐसा बना दिया, फेस ऐसा बना दिया, तो सामने वाला इमेजिन क्या कर रहा है इसके बारे में। अब वो हो सकता है कि सोचेगा कि नहीं ये तो एक कठपुतली दिख रहा है, या तो सोचेगा कि रोबोट दिख रहा है, कुछ भी समझ सकता हो। तो फिर उसकी एक्टिविटीज या उसके मूवमेंट ऐसे बनाते हैं कि उसको वो दिखता तो है रोबोट है, बट करता वो एक कठपुतली जैसा या करता वो इंसान की तरह है। तो उसके सामने हम ये प्रेजेंट करते हैं कि नहीं जो आप सोच रहे हो वो नहीं, ये है कुछ और। तो एक्टिविटी होती है, जैसे कि इंसान तो होता है कभी कभी हम लोग बोल देते हैं यार बातचीत कर रहे यार तुम गधा है क्या, तुमको समझ में नहीं आता, तो ये नहीं हरकतें उसकी गधे वाली कर रहा है वो। तो इंसान को भी हम गधा टाइटल दे देते हैं। दूसरा कैरेक्टर, तो जब कोई लिखते हैं राइटर हमारे सामने लेके आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट में ये आदमी का ये काम है, और ये जस्ट लाइक इमेजिन कि एक बेगर है, भिखारी है, और उसका ये है, तो मैं बोले भिखारी है, तो हम सोचना शुरू करते हैं भिखारी काले होते हैं, आड़े टेढ़े होते हैं, तिरछे होते हैं, बाल टूटे फूटे होते हैं, घुंघरेले होते हैं, या फिर कपड़े फटे होते हैं, कहीं से मिट्टी विट्टी लगी होती, ये तो इमेजिन है। बट अगर सोचे कि उसे गोरा चिट्टा बंदा हो, अगर उसको ये गेटअप दिया जाए तो कैसे होगा। तब कभी कभी कुछ होते हैं, अरे यार ये फिट नहीं बैठ रहा है, अभी फिट बैठ नहीं रहा है, नहीं आप इसको बिठा दो, फिल्म बना दो, फिर स्क्रीन पे आप देखो, आप ये नहीं देखो कि फिट नहीं बैठ रहा है, बिकॉज जो है वो तो है, वो दिखेगा करेगा वो। अब एक्टिंग एक अलग पार्ट होता है कि आप एक्ट कर रहे हो उसको, रियलिटी कुछ एक अलग पार्ट है। वो कहना चाहूँगा, प्लीज बताओ। हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। ठीक है। हाँ, महाभारत काल में चलते हैं जी। कंस क्या देखने से बहुत भयावह दिखता था? नहीं। और विलन था उस कहानी का? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। दुर्योधन क्या देखने से भयावह दिखता था? बिल्कुल नहीं। विलन था उस कहानी का। विलन था। यस। बहुत खूबसूरत था दुर्योधन, बहुत खूबसूरत यस है। यस यस। ठीक है ना। कंस बहुत खूबसूरत है जी। रामायण काल में चलिए, क्या रावण भयावह था? बिल्कुल नहीं। बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत है, लेकिन नेगेटिव ही है। लेकिन नेगेटिव है। यस। आज के युग में आ जाइए, अभी उत्तर प्रदेश में सरकार बदली 7 साल पहले, और इस सरकार ने आकर के 5 साल धड़ाधड़ बड़े बड़े क्रिमिनल्स के एनकाउंटर करे। जी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप एक तरफ से उन सबको याद करिए, वो सारे देखने में बहुत खूबसूरत हैं। एकदम सही बात कर रहे हैं, लेकिन थे तो विलेन ही। थे विलेन। तो एक खूबसूरत आदमी विलेन हो सकता है, ये मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूं। सही कह रहे हैं। वो सारे एक से एक खूबसूरत हैं। जी, जिनको मारा गया है उनमें से एक तो मेरे कानपुर के थे, विकास दुबे। जी 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 बिल्कुल। मोस्ट हैंडसम है ना। बाकी आप सारे नाम उठा करके देख लीजिए, वो सारे नाम एक से एक खूबसूरत हैं। राइट। सारे एनकाउंटर में मारे गए। जी जी बिल्कुल। तो कितने बड़े विलेन थे वो, जिनको एनकाउंटर में मारना पड़ा, मतलब पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पा रही थी, उनको सजा भी नहीं दिला पा रही थी, तब उनको एनकाउंटर करने पड़े। जी जी। तो एक शरीफ दिखने वाला आदमी विलन हो सकता है अगर आपका आशीर्वाद मिले तो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मानना पड़ेगा कि दावेदारी अपनी पुख्ता करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब डायरेक्टर को या कोई भी किसी को सोचने के लिए आप मजबूर जरूर कर देते हैं कि यार ये चीज होनी चाहिए। एक बार इस बात को सोचिए जरूर। मतलब आज ना, मतलब मैं देखता हूँ बहुत, जितनी वेब सीरीज आप देखिए, आप जितनी फिल्म्स देखिए, उसमें जो विलेन होगा उसकी बड़ी सी दाढ़ी होगी, खूंखार सा दिखता होगा, दुष्ट सा दिखता होगा। अरे भाई क्यों दिखता होगा? विलेन भी तो इसी समाज से निकला हुआ आदमी है, और वो विलेन बना क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। उसके पीछे का कारण भी कभी समझने की जरूरत है कि वो विलेन क्यों बना है। एक एक्सट्रीमिस्ट क्यों बना है, एक आतंकवादी क्यों बना है, उसके पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, तब वो आतंकवादी बना। कोई बाई बर्थ आतंकवादी नहीं होता। एक्सेप्शंस की बात छोड़ दीजिए, अदरवाइज बाई बर्थ कोई आतंकवादी नहीं है। बाई बर्थ सब एक इंसान ही पैदा हुए हैं, लेकिन वो आतंकवादी बने हैं तो किन्हीं कारणों से बने हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक दाढ़ी वाला आदमी या बहुत खूंखार सा दिखने वाला आदमी विलन हो सकता है। एक शरीफ दिखने वाला आदमी भी विलन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी आपको घर से किसका सपोर्ट मिलता है सबसे ज़्यादा, बताइए मुझे। देखिए, मेरी माता जी मुझे 2017 में छोड़ गई थी। अच्छा। और मेरे फादर भी मुझे 2022 में छोड़ गए थे। तो उन दोनों का आशीर्वाद, उनकी विस्मृतियाँ हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ ही रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं। मेरी वाइफ का मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है, तभी मैं यहाँ मुंबई में रह पा रहा हूँ और काम कर पा रहा हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं रह भी नहीं पाता। मेरे 2 बेटे हैं, और दोनों ही बेटे मुझसे ये कहते हैं कि पापा करना है
तो जम करके करिए, और जिस दिन आपको लगे कि अब आप जम करके नहीं कर पा रहे हैं, आपको काम पैसे कमाने वहाँ नहीं गए हो, तुरंत वापस आ जाइए। आप ज़िंदगी भर बैठ के आराम से खा सकते हो, उसकी टेंशन आपको अभी नहीं है। क्या बात और हम लोग अभी हैं, तो वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी तो बात वो मेरे लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, तभी शायद मैं यहाँ है। रह यस पा यस रहा हूँ। यस यस यस। तो बस ये, और बाकी सपोर्ट आप जैसे मेरे प्रिय डायरेक्टर्स का है, अरे जो सर, मुझे हम लोग प्यार दे देते हैं और अपने साथ बिठा लेते नहीं हैं। सर, आपके अंदर क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें हैं, तो हम ऑलरेडी वहाँ से हमारा अट्रैक्शन आपकी तरफ होता है, क्योंकि हम भी ढूंढते हैं एक ऐसे इंसान जो जेन्युइन हो, और हम जो सोच रहे हैं जिस चीज़ को करने के लिए उसमें माहिर आदमी हो, तो आप हैं वो चीज़ सर, उसके लिए तो कुछ ये Thank you. नहीं। और बिल्कुल करेंगे, हम लोग साथ में ज़रूर काम करेंगे। Thank you, ये तो thank you हमारी very- फिल्मी चाय प्लेटफॉर्म, हम लोग इस पर एक डिस्कशन हमारा पार्ट होता है कि जी 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 अपने जी, लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई कैरेक्टर आपको पसंद आया, तो किसी फिल्म में कोई ऐसा कैरेक्टर मुझे बताएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, जो आपको करने में मज़ा आया हो। जो मुझे करने में मज़ा आया, यस यस। मैंने अभी जैसे ये भक्षक की जी जी। कैरेक्टर बहुत छोटा सा ही था मेरा, एक उसमें पुलिस कमिश्नर का रोल था, और दैट पुलिस कमिश्नर वाज ए नेगेटिव पुलिस कमिश्नर। ओके। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको करके, बहुत मज़ा आया मुझे। राइट। वो मैंने किया उसमें, और उसमें साई परांजय मेरे अगेंस्ट थी। फिल्म लीड भूमि मैडम कर रही थी उसको, भूमि पेडनेकर कर रही थी। साई परांजय मेरे अगेंस्ट थी। वो वो थी, पुलिस ऑफिसर थी, एसएसपी वो थी, और मैं कमिश्नर था। तो वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। उसमें मेरा नेगेटिव रोल था कि मतलब वो मेरे पास एक अच्छे काम के लिए आई हैं, और मैं चूँकि गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ, और मैं उनको रास्ता दिखा देता हूँ, चलो आगे बढ़ो, जो जैसे चल रहा है चलने दो। मुझे बहुत मज़ा आया उसमें करने में। आर्टिकल 370 में भी रोल मेरा छोटा सा ही था, बट आई एन्जॉयड दैट वेरी वेल। फिल्म, ये मेरी वेब सीरीज़ जिस दिन रिलीज़ होगी, लाल बत्ती। लाल बत्ती। लाल बत्ती नाम तो सुना हूँ मैं इसका। हाँ, वो अभी प्रकाश झा साहब की है ना? प्रकाश झा साहब Yes, की, yes, yes। yes। तो वो करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे इस उसमें। टाइम हम रेकी कर रहे थे लखनऊ और उत्तर प्रयागराज में शूटिंग चल रहा था आपका। हाँ, शायद, I यस think यस so। यस, प्रयागराज में 2023 जी, में जी, जी। हम लोग प्रयागराज में शूट कर रहे थे। ठंडी में शूट कर रहे थे कुछ। हाँ, फरवरी मार्च का मौसम। नाना पाटेकर साहब का कोई शॉट था कहीं एक जगह, वो ठंडी में गए थे, वो लोग शॉट करके आए थे। अच्छा, जिस तरह का अपडेट चल रहा था, चल रहा था। इन्फॉर्मेशन मिलता रहता था वहाँ पे, हाँ, हाँ। यहाँ शूटिंग का चल रहा है, वहाँ पर जी, का चल रहा है। जी, जी, तो वो बहुत लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा किया हमने। और उसमें नाना सर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी, अच्छी दोस्ती हुई। मतलब वो रात को मुझे कई बारी शूट ख़त्म, पैकअप होने के बाद में फ़ोन करते थे, उपल कहाँ है, क्या कर रहा है, तो आओ बैठते हैं। तो मतलब एक अच्छा सा बहुत रिलेशंस बने उनसे। तो ऐसे ही होता है, जब आप काम करते हो, अच्छे से काम करते हो, तो चीज़ें बनती हैं। तो जब मैं पहले दिन जब सेट पर गया था ना नाना सर के सामने शूट के लिए, जी। तो मैं और मेरी वाइफ का एक जो आर्टिस्ट जो करेक्टर कर रही थी, हम दोनों लोग बहुत डरे हुए थे अंदर से। मतलब हम नाना सर को देखते देखते बड़े हुए हैं, इसके लिए सही बात है ना। और वो फिल्म में जब इन्वॉल्व होते हैं, तो शायद एक अपनी असल ज़िंदगी में भी लोग किसी चीज़ को उतने अच्छे से नहीं निभा पाते होंगे जितना वो उस एज एन एक्टर उसको निभा जाते हैं। क्या बात, इतना इन्वॉल्व होते हैं वो। सर हम लोग सब फैन हैं, है ना, सब फैन हैं उनके। तो हम लोग तो बचपन से उनके फैन रहे, उनको देखते देखते बड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब पहले दिन ये था कि भाई आज नाना सर सामने और हमें उनके सामने बोलना है, तो अंदर से हवा निकली पड़ी थी, यार कैसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे, मतलब एक प्रेशर था बहुत बड़ा अंदर से। बट जब उनके सामने जाकर के बैठे, ही सो हम्बल कि हमें लगा ही नहीं कि हम नाना सर के सामने बैठे। ऐसे लगा जैसे किसी अपने दोस्त के सामने बैठे हैं। उन्होंने पहले वैनिटी से हमें बुलवाया, हम लोग अपनी वैनिटी में थे, वो मैडम जो कर रही थी वो अपनी वैनिटी में थी, और वो अपनी वैनिटी में थे। तो उनका एक बॉय आया हमारे पास कि वो सर आपको बुला रहे हैं। तो साला और जान निकल गई कि हाँ सर हमको बुलवा रहे हो, आप क्यों बुलवा रहे हैं भाई। तो वहाँ गए, बड़ा संकोच करते करते, बैठो, बैठ गए। सर आपने बुलवाया था, बैठे। अब हम और कुछ आगे पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उनसे क्या पूछें। राइट। वो तुम लोगों ने लाइन कर ली क्या? जी सर। एक बार हम लोग कर लें क्या? क्या बात है। हाँ सर कर लेते हैं।
और हम लोग तो उन लाइनों को कम से कम 100 बार रट्टा मारे थे कि नाना सर के सामने जाके बोलना, एक शब्द भी हिलना नहीं चाहिए। राइट। तो हाँ कर लेते। तो उन्होंने स्क्रिप्ट निकाली और बोलना शुरू किया। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, उसका जो लड़की वाइफ का रोल कर रही थी मेरा, उसका नंबर आया, हमने पट 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 तोते की तरह से रटा हुआ था इतनी मेहनत करी थी उसके ऊपर। हमने शायद जिंदगी में इतना रट्टा कभी किसी डायलॉग के लिए नहीं मारा था जितना उसके लिए मारा था। कि भाई नाना सर के सामने बोलना गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी यही थी। ये था, वो एक अंदर से प्रेशर था ना। तुम लोग भी तो यार सब याद है। जी सर याद करी थी। फिर क्या बात है, करें? हाँ सर चलिए, चलो चलते हैं। तो हमने सर हम लोग पहुंचे, रुको ना हम भी चल रहे हैं ना। क्या बात है, अरे बाप रे बाप, नाना सर साथ में चल रहे हैं। तो खैर वहाँ गए। मतलब बहुत सो हम्बल, मतलब वो अपनी निजी जिंदगी में जितने हम्बल हैं, कमाल के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। सही बात है, बता रहे कि लोग नाना साहब के बारे में कुछ अलग ही बातें बताते हैं। नहीं, वो उनका एक अपना जीवन है। बिल्कुल। मतलब मैंने उनसे एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट किया एंड मुझे उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। आपको हैरानगी होगी कि हम लोग का जो अगले दिन शूट होता था उसकी आज रात को स्क्रिप्ट हमारे पास आती थी, हर सेट पर आती है। जी। है ना, कि भाई कल आपका ये शूट है। वो उनकी 4 पन्ने की, 3 पन्ने की, 8 पन्ने की जितनी भी स्क्रिप्ट है कल की, वो उस पूरी स्क्रिप्ट को अपने हाथ से अपनी डायरी में लिखते हैं। क्या बात है। एंड आई लर्नड इट फ्रॉम हिम। मतलब ये एक होमवर्क है उनका। कितना बड़ा काम है। मतलब 4 पन्ने आए हैं, वो रात को 10 बजे भी अपने रूम पर पहुंचे हैं, 11 बजे भी पहुंचे हैं। वो 10 बजे उसको पूरा अपने हाथ से डायरी में लिखेंगे, फिर अपना लिखा हुआ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में फिर उसको याद करके फिर वो सोएंगे। जब वो सेट पर जाएंगे तो जो भी इडीज एक जैसे सिस्टम है कि हर एक्टर को एक बार लाइन समझाता है, उसका सीन समझाता है, भाई ऐसे इसको शूट करना है, ये इसका पीछे का सब स्टेप्स चल रहा है। उसने सब जब समझाया, समझाने के बाद में फिर वो यूं बैठ जाएंगे। ये आदित्य इधर खड़ा है और वो लड़की उधर खड़ी है और वो सामने अयूब बैठा है। वो उधर से उसने बोला ये फिर वो उधर से ये बोलेगा और फिर वो बोले कि फिर मैं अच्छा, मतलब 5 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेट होके उस पूरे सीन का वो मनन करेंगे। क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत बड़ी सीख है। और फिर उसके बाद में कहेंगे हाँ आप शुरू करो, बस शुरू करो। तो फिर आप उनके बाद उनको डिस्टर्ब मत करो, फिर डिस्टर्ब करोगे तो फिर गाली खाओगे। हाँ फिर ठीक है, तो ये सच्ची लॉजिकली भी ठीक है, एकदम ठीक है भाई। अब मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, तो मैंने उनसे सीखा। मेरे पास आज भी अब मैंने एक सिस्टम बनाया कि मेरे पास अगर आप कभी कोई ऑडिशन भेजते हैं तो मैं उसको पहले अपनी डायरी में लिखता हूँ। बहुत बढ़िया सर। और फिर लिखे हुए को पढ़ता हूँ, तो पढ़ते ही वो एक बार में याद हो जाता है। जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना तो बहुत जल्दी याद होती है। आधा काम तो वही हो जाता है, लिख रहे हैं पहले तो माइंड तो और अच्छा लिखते लिखते आपको फील भी समझ में आ जाता है। जी सारा कि इसके पीछे चल क्या रहा है। तो वो सारा चीज़ वो, और फिर वो जब ऐसे प्रिपेयर हो जाते हैं अपना मनन करने के बाद में, फिर जो उनके मुंह से निकलता है वो मतलब ऐसे लगता है जैसे सरस्वती अब विराजमान हो गई। जी बिल्कुल। वो फिर पागल करके मानेगा कंटिन्यूअस। लेकिन सर उनके इसी एक्टिंग के लिए तो हम लोग सब पागल हैं, लोग दीवाने हैं सर। बचपन से तो हम लोग देखते ही रहे। बोलने वाली चीज़ तो है, बिल्कुल सही है। आपका एक उनके साथ एक समय बढ़िया गुजारा, बहुत अच्छा समय गुजारा। वो 10 दिन का लगभग मेरा काम था उनके साथ, और 10 दिन वो इतने बढ़िया निकले उनके साथ में। उनके साथ बैठ करके खाना खाना, रात को उन्हीं के साथ में डिनर करना, और फिर रात को हम लोगों ने 1-2 बार पार्टी भी करी, तो बड़ा मज़ा आता था। लोग आपके और हमारी इस वार्तालाप को, हमारी इस बातचीत को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो जिनको जो समझ में आएगा अपने हिसाब से रास्ता बनाएगा, और कितना सपोर्ट लेना चाहेगा वो ले लेंगे। कुछ ऐसी बातें जो बताना चाहते हो लोगों को कि अगर इंडस्ट्री में उन्होंने सपना देखा है एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डायरेक्टर बनना है या राइटर बनना है। देखिए आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग इसको देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग इसका अनुसरण करें, कुछ लोग इसमें गालियाँ भी देंगे कि यार जी बिल्कुल सही, क्या चूतिया आदमी है, बेवकूफ़ी बता रहा है, ऐसा नहीं होता ऐसा होता है। तो सबका अपना अपना सोच है। जी है ना, किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते। राइट। लेकिन
मैं उन सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, इस काम को ज़िंदगी में पार्ट टाइम मत समझिए। बिल्कुल सही बात है। इस काम को ज़िंदगी में ये मत समझिए कि अगर आप सब चीज़ों में फेल हो गए हैं तो हम ये कर लें। अगर आप किन्हीं चीज़ों में सक्सेसफुल हैं तो इसको करने की सोचिए कि आप यहाँ सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप अगर सारी ज़िंदगी में अपनी फ्लॉप हैं और आप सोचेंगे कि हम इसको कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ये उन सबसे टफ काम है। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये उन सबसे सरल नहीं है, ये उन सबसे टफ है। अगर आपने कहीं पर सक्सेस मिली है आपको, तो यहाँ आपको सक्सेस मिलने का चांस है। अगर आप सब जगह से फ्लॉप हैं तो यहाँ मान लीजिए कि आप पहले से फ्लॉप हैं। ये कहानी याद आ गई आपकी इस बात से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शेयर जरूर करूँगा कहानी, जो कहानी बिल्कुल बिल्कुल वायरल कहानी है वो, और सभी लोग जानते होंगे उसको। कि एक आम इंसान एक ऐसा था कि किसी गांव में वो एंट्री करता है। तो जैसे एंट्री करता है गांव में ना, तो गांव का एक आदमी उसको मिल जाता है। तो उसको पूछता है कि भाई साहब ये गांव कैसा है। तो वो उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, उस गांव का आदमी। बोला क्यों? बोला मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो बोला आप कहाँ से आए हो? तो उसने अपने गांव का नाम बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो बोला वो गांव कैसा है? तो अरे यार बहुत बेकार लोग हैं वहाँ पे, मुझे मज़ा नहीं आया, इतना समय रहा, ऐसा रहा वैसा रहा, ये तकलीफ़ हो गई वो तकलीफ़ हो गई, बहुत सारी परेशानियाँ हुई। तो इस बंदे ने बोला भाई साहब ये भी गाँव वैसा ही है जैसा आपको वो गाँव मिला है। यहाँ भी आओगे वैसी तकलीफ़ें, वैसी परेशानी, सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो बोला क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला जो है सच्चाई आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वो बंदा दूसरे गांव जाता है, वहाँ जाता है, फिर वैसे दूसरे गांव में एक आदमी उसको मिल जाता है, फिर सेम सवाल उसके साथ करता है। तो वो बोलता है यार कि आप किस गांव से आए हो? तो ये सोचे पड़ गया कि बार लास्ट टाइम मैंने ऐसे बताया था तो उसने ऐसा बोला। कुछ बात बदल के बोलते हैं। बोले कि नहीं मैं इस गाँव से आया हूँ। तो भाई अच्छा ये गाँव कैसा है आपका? अरे कमाल के लोग हैं यार, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता। तो बोलता भाई साहब ये भी गाँव ना आपके लिए है, आप जा सकते हो। तो सर ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि आप जैसे अपने अंदर हैं वैसे सामने आपको मिलेगा, जैसी आपकी तैयारी है वैसी आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप एक काम में अगर सक्सेस हैं तो दूसरा काम सक्सेस हो सकता है। बिकॉज अगर आप यहाँ फेल्योर हैं तो ये सिस्टम आप वहाँ भी अपनाएंगे जो दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं। तो सक्सेस का रास्ता एक ही है, आप कहीं भी अपनाइए, किसी को भी अपनाइए। शुरुआत वैसे ही करिए जहाँ पे आप हर काम की शुरुआत करते हैं, और सीढ़ी बाई सीढ़ी यानी स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए, मंजिल हर जगह मिलेगी आपको। बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है, फिल्मी चाय हमारा एक प्लेटफॉर्म है ये, जिसका टैगलाइन है थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी। यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक चाय की तरह ही होता है, और कभी कभी चाय के साथ हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव भी आता है। कभी आपके साथ अभी ऐसा मौका आया हो कि चाय पीते पीते कुछ सोचने का मौका मिला हो, या कुछ प्लानिंग हो गई हो, या सडनली किसी का कॉल आया हो यार, और माध्यम वो चाय हो आपके लिए। मेरे एक डायरेक्टर हैं, वो उनके साथ में एक दिन एक शूट पर था लखनऊ में। और हम लोग लखनऊ में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जी जी। तब मैं कानपुर ही रहा करता था। वो जैसे मैंने आपको भी पहले जिक्र किया था ना, तो हम एक पूर्ति एक्टर के रूप में कानपुर से उसमें कास्ट किए गए थे कि भाई एक ये छोटा सा कैरेक्टर है और ये आप कर लीजिए। तो मैं वो कर रहा था उसमें। तो वो जो डायरेक्टर उस फिल्म के थे वही राइटर भी थे, उन्होंने उस कहानी को लिखा था। राइट। वो काम तो मेरा 3 ही दिन का था, बट वो मुझसे बहुत प्रभावित हुए उस 3 दिन के काम में। मैंने उनसे जो भी बातचीत करी होगी उससे वो बहुत प्रभावित थे। तो एक दिन के बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना रूम छोड़ो, तुम आज मेरे कमरे में रुकोगे। और अगले 2 दिन मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के कमरे में रुका। और वो जो 2 दिन मैं उनके साथ रुका, उससे उनके साथ में इंटीमेसी नेचुरली और बढ़ गई। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने 400 से ज़्यादा टीवी शोज़ बनाए हैं।
और फिल्में भी कई उन्होंने की हैं। तो मैं उन्हीं के साथ में रुक गया। वहाँ जब रुक गए, किसी के आप साथ में रुके हो तो नेचुरली बातचीत और होने लगती है, तो बड़ी एक आंतरिक बातें होने लगी, परस्पर पारिवारिक से रिश्ते में बात होने लगी। पूछा उन्होंने मुझसे, तुम क्या करते हो, कैसे आए हो, एक्टिंग कब से कर रहे हो। मैंने उन्हें सब अपनी जीवन बताया। तो उन्होंने कहा, तुम यार उपल यहाँ क्या कर रहे हो कानपुर में, तुम्हारे लिए तो मुंबई में बहुत काम है, यू कम टू मुंबई। मैंने कहा, सर मुंबई में मुझे ना आपके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं जानता है, तो मैं मुंबई आके क्या करूँगा। राइट। बोले, तू मुंबई आ जा और 15 दिन के तेरे काम की जिम्मेदारी मेरी, बाकी तू जो कर पाना वो कर लेना। उनका इतना कहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ। तो हालांकि तब मेरी परिस्थितियां नहीं थी कि मैं कानपुर छोड़ करके मुंबई आ पाऊँ। राइट। बट एक दिल बड़ा हो गया कि मेरे लिए कोई ऐसी बैकिंग भी यहाँ पर है जिसने मुझे आज इतनी बड़ी बात कह दी है। करेक्ट। हाँ। तो मैंने कहा, सर थैंक यू वेरी मच एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी मुंबई आऊँ। तो मतलब वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू किया, आदित्य उपल यू कैन गो टू मुंबई, क्या बात, यू कैन लीव कानपुर एट दिस स्टेज, कि अब तुम्हारे पास कम से कम ऐसे लोग तुम्हें मिल गए हैं जो तुम्हें इतना सहारा तो दे रहे हैं। भले वो तुमको काम देंगे नहीं देंगे, ये भविष्य की बात है, लेकिन तुम्हारे कम से कम तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए तो कोई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चेयर अप करने वाला भी तो कोई चाहिए, एक आदमी आपको चेयर अप करने वाला वहाँ मिल गया। तो मैंने उस दिन से ये सोचना शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे अपने बिजनेस को समेटना शुरू किया। 2 से 3 साल लगे, इतना फैला हुआ बिजनेस था। राइट। 3 साल लगे, 3 साल में मैंने बिजनेस को वाइंड अप किया। वाइंड अप करके और फिर मैं आई शिफ्टेड टू मुंबई। और मैं जब मुंबई आया तो मैंने सबसे पहले दिन उनको मैसेज किया कि सर आई हैव बीन शिफ्टेड टू मुंबई, आपके शहर में आ गया हूँ मैं। ही वॉज सो हैप्पी। बोले, तूने बहुत अच्छा काम किया और तू देखना मेरा तेरे साथ आशीर्वाद है, तू एक दिन यहाँ अच्छा नाम बनाएगा। और मतलब मुझे आज लगता है कि मेरे साथ उनका आशीर्वाद है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। एक बार नाम बता दीजिए उनका। सिद्धार्थ नागर साहब हैं वो। क्या बात। और हम लोग उनको प्यार से कभी कभी सिद्धि भाई, सिद्धि भैया भी कह देते हैं, बट मुझसे बड़े हैं, मैं उनका एक सम्मान करता हूँ। तो बट ही इज़ वेरी जनरस मैन। और मैं मुंबई में, मुझे वो बहुत बार अपने साथ बुलाते हैं, मतलब हाँ 10-15 दिन में मुझे एक बार ही फ़ोन करते हैं, तू आ जा, क्या कर रहा है, शाम को बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मुझसे पूछेंगे। हालांकि वो अभी उनका बाई चांस अभी कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं है, बट ऑलवेज ही सेज कि नहीं, यू विल डू समथिंग, और मैं जिस दिन करूँगा उस दिन तो मेरे साथ कुछ बड़ा ज़रूर करोगे, मेरा तुमसे कमिटमेंट है। तो ऐसे लोग भी मिले। और वो ऐसे ही एक दिन चर्चा पर, जैसे आपने बात की ना, तो हम लोग रात में बैठे बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे वो जो हौसला दिया, शायद मैं उस हिम्मत से यहाँ तक आने की हिम्मत कर पाया उस बात से। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। वही होता है ना, कभी कभी हमारे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट ऐसा वो फिल्म थी धप्पा, वो जो बच्चे खेलते हैं ना, आइस पाइस धप्पा, हाँ, धप्पा मारते हैं। जी। तो वो उस फिल्म का टाइटल था धप्पा। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा नहीं कर पाई, बट बहुत अच्छी स्टोरी थी। कोई बात नहीं। फिल्म बनी बहुत अच्छी थी। तो उसमें जो लीड लड़का था, उसके फादर का कैरेक्टर मैंने किया था। मतलब मेरा बेटा था जिसका कि किडनैप होता है, फिर बाद में उसका मर्डर हो जाता है, वो कैरेक्टर मेरा था। तो मुझे याद है आज भी, सिंघानिया उसमें मेरा नाम होता था, मिस्टर सिंघानिया। और वो पूरे काम तो मेरा 2 ही 3 दिन का था, बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन पूरी फिल्म में चलता रहता मिस्टर सिंघानिया के, वो बड़े बिजनेसमैन सिंघानिया के बेटे के अपहरण से शहर में हल्ला, ये वो, मतलब वो पूरी न्यूज़ रील पूरे में नाम मेरा, मैं नहीं होता था, लेकिन नाम मेरा पूरी फिल्म में चलता रहता था। तो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर इट वाज। तो फ्यूचर में कैसा आपके बच्चों को भी इंडस्ट्री में लाने का प्लान है? नहीं, मेरे बच्चों का फिल्म लाइन में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ। मेरा बड़ा बेटा वो MBA है UBS चंडीगढ़ से, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। वो एक बड़ी कंपनी में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है, तो अच्छा काम कर रहा है। मेरा छोटा बेटा IIM कलकत्ता से MBA है, तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे बड़े बेटे की मैंने शादी कर दी है, तो मेरी जो बिटिया है
वो भी जॉब में है, वो भी एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर है, तो दे ऑल आर वेल सेटल्ड, सब सेटल्ड है। हाँ, वो बस उनका मेरे लिए इतना योगदान है कि वो कहते हैं कि पापा जब तक करना है आराम से करिए, चौड़े होकर के करिए, और जिस दिन करने का मन ना हो उस दिन हाथ जोड़ करके आ जाइए। वो तो कहते हैं अभी भी आप क्यों कर रहे हो, छोड़ो आओ वापस। कहते नहीं यार करने दो थोड़ा सा। आपका शौक इसके लिए नहीं है ना, पैसे के लिए तो आप कर नहीं कर रहे हैं। आपका एक मन में जो है आत्मिक संतुष्टि जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने ना, मुझे कई बार लगता है कि मैंने बिजनेस को, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने बिजनेस कितने छोटे लेवल से शुरू किया था, जी जी जी। और झनकार इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बड़ा नाम बनाया। मतलब वो झनकार इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेरा बिजनेस था, वो एक ऐसा नाम था कि अगर आप कानपुर जैसे शहर में, कानपुर इज ए बिग सिटी, बहुत छोटा शहर नहीं है ना, आप स्टेशन पर अगर बाहर उतरिए और रिक्शे वाले से कहिए कि मुझे झनकार इलेक्ट्रॉनिक्स जाना है, तो वो आपको पहुंचाएगा। बहुत बड़ी बात। तो ऐसा नाम हमने शहर में बनाया। अब मन में इच्छा कुछ ऐसी है, बाकी ईश्वर के अधीन है वो कितनी सफलता देगा, कि ऐसा ही एक नाम कभी आदित्य उप्पल बने कि लोग कहें बॉलीवुड में कि भाई आदित्य उप्पल, हाँ यस आई नो हिम, ही इज जनरस मैन, गुड मैन, जेन्युइन मैन। तो बस बाकी बड़ा छोटा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग मुझे इस बात से ज़रूर जाने कि इज जेन्युइन मैन। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने मुझे। तो एज ए राइटर आपका कुछ प्लान है? राइटर मैंने कहानियाँ कुछ लिखी ज़रूर हैं, लेकिन मेरा राइटिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मेरा इंटरेस्ट, जो मन में कुछ कहानियाँ थी आपने उसको मैंने लिखा ज़रूर है, लेकिन मेरा राइटिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने आप को एज राइटर इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को एज एन एक्टर ही इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता। ना मेरा प्रोड्यूसर बनने का कोई इंटरेस्ट है, ना मेरा राइटर बनने का कोई इंटरेस्ट है। मेरा बिल्कुल दृष्टि एकदम क्लियर है, अर्जुन की तरह मुझे आँख ही दिख रही है। मुझे ना पेड़ दिख रहा है, ना फल दिख रहे हैं, ना कुछ दिख रहा है। मुझे मछली भी नहीं दिख रही, मुझे मछली की आँख ही दिख रही है कि मुझे बस एक्टर ही बनना और कुछ नहीं बनना। क्या बात है, क्या बात है। कि आपका जो टारगेट है वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई ज़रा सा भी संशय नहीं है कि मुझे इधर उधर में अगर ये नहीं बन पाया तो मैं कल प्रोड्यूसर बन जाऊंगा या मैं कल राइटर बन जाऊंगा। नहीं, मैं अगर एक्टर नहीं बन पाऊंगा तो मैं वापस अपने शहर चला जाऊंगा। आज तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, तो एक्टिंग में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं हो पाएगा। 100% हो सकता है जी, और श्योरिटी भी हो उसकी, बिकॉज का आपके अंदर टैलेंट, क्वालिटी, सारी चीज़ें हैं, पोटेंशियल है, तो काम आपके लिए खुला है मार्केट में। फिल्मी चाय के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, 2 शब्द? फिल्मी चाय आपका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो, आपने जब से इसको शुरू किया है मैं इसको तब से फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, थैंक यू। और अच्छे अच्छे लोगों को आप इसमें बुला रहे हैं। तो मतलब मैं तो आज आया इस शो के लिए। मैं इस शो में जब तक नहीं आया था तब से मैं इस शो को देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिला मुझे भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फिल्मी चाय के माध्यम से। वो लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनसे हम कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। देखिए, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें सबके अंदर हैं। राइट। मेरे अंदर में भी अगर 2 अच्छाइयाँ तो मेरे अंदर 4 बुराइयाँ भी होंगी। बिल्कुल। लेकिन ये ऑडियंस को तय करना है। मैं जब आपके प्रोग्राम को देखता हूँ तो एज ए लिसनर, एज ए ऑडियंस, ये मुझे तय करना है कि मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ। राइट सर। तो वो ऑडियंस आज की बहुत समझदार है, वो सब समझती है कि हमें इसमें से क्या ग्रैस्प करना है और क्या फिल्टर करके बाहर निकालना है। बिल्कुल। दैट इज देयर जस्टिफिकेशन, देयर निर्णय, देयर जजमेंट, बट वी हैव टू डू। एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको लोग नहीं जानते थे, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फिल्मी चाय के माध्यम से लोग उनको जान पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी निजी ज़िंदगी क्या है, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, एक नए एक्टर को अगर कुछ आगे बढ़ना है कैसे बढ़ सकता है, वो उनसे कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो उसको कैसे पता लगेगा। यू डिड वेरी गुड जॉब। तो उससे लोगों को वो सब जानने को मिल रहा है। तो दैट इज़ एक्सीलेंट जॉब यू आर डूइंग। और मतलब मुझे तो आपको देख करके, जब मैंने पहला एपिसोड आपका देखा था तो मुझे हैरानगी हुई कि आप जैसा बिजी व्यक्ति इतना व्यस्तता के बावजूद एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकाल करके लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है सर कि जो काम कर रहे हैं वो आए और बताएं वो क्या कर रहे हैं, और जिनको काम चाहिए वो आए बताएं को क्या कर सकते हैं। तो अगर दोनों के बीच का हम माध्यम बनेंगे तो फिल्मी चाय का मकसद ज़रूर पूरा होगा सर। बिल्कुल होगा। और अपनी जर्नी किस तरह से आप पूरी करते हैं
किस तरह से फेस ऑफ करते हैं सिचुएशन को, कैसे मैनेज करते हैं और लोगों तक जाए ये सारी बातें, लोगों को ये जानकारियाँ मिले ताकि उनको कभी इस तरह की परेशानी आए, उनको इस तरह का फेस करना पड़े तो वो कैसे करेंगे। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी होगी, बिकॉज कि हिम्मत हार गए तो वही बात होती है कि हम मंजिल को नहीं पा सकते। हाँ, तो अगर आपको मंजिल पानी है तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, डटे रहना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। 2 शब्द लोगों के लिए सब कुछ। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर हिम्मत रखिए, लड़ते रहिए और लड़ करके अपने हक को हासिल करने की कोशिश करिए। जिस दिन आप हिम्मत हार जाएंगे उस दिन समाज आपको पहले छोड़ देगा। ज़मीन के साथ अपनी जुड़े रहिए। अगर आप ज़मीन को 1 इंच छोड़ने की कोशिश करेंगे, ज़मीन आपको 4 इंच छोड़ करके चली जाएगी। आप बहुत बड़े बन जाएं, बड़े बनने की कोशिश करिए, लेकिन अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस में मौका दिया, इस फिल्मी चाय के प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।